ओके, होपफुली आप लोगों ने कल का पूरा लेक्चर सुना है। अगर अच्छे से सुना है तो समझ आ गया होगा। कोई क्वेरी है तो आप बिल्कुल पूछ सकते हैं। क्वेश्चन सारे सॉल्व करना और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी साथ साथ करते रहो तो होता रहेगा। ठीक है, आज हम टॉपिक करेंगे 115 बीबीआई। थोड़ा थोड़ा मैंने कल भी लेक्चर के बीच में जहाँ जहाँ पे भी स्पेसिफाइड इनकम्स हमने निकाली तो वहाँ वहाँ मैंने बताया कि इसका ट्रीटमेंट क्या होगा। अब बस हम इसको सारे को ना जो जो हमने बिखेर रखा था वो चैप्टर उसको इकट्ठा कर देंगे। एनॉनमस डोनेशन हम पढ़ चुके हैं ना, तो वो एक 30% से टैक्स हो रही थी। दूसरी क्या है 115 बीबीआई, ये एक जो होगी 30% से आपकी टैक्स होगी, राइट। अब इसके अंदर टैक्स क्या हो रहा होता था, सारी स्पेसिफाइड इनकम्स कौन कौन सी आ रही थी। मान लो हमारे पास कुछ क्राइटेरियाज थे जहाँ पे हमने सेक्शन 11 में देखा कि आपको 85% जो है एटलीस्ट क्या करना होगा, एप्लीकेशन, है ना। तो 15% तक आपका ऑटोमेटिक डिडक्शन हम दे सकते हैं, उतना रह भी जाएगा तो कोई बात नहीं। लेकिन अगर आप 15% से ज़्यादा एक्यूमुलेट करना चाहते हो तो फिर आपको कुछ ऑथराइज मैनर्स हैं, वहीं आप कर सकते हो। तो अगर आप वैसा नहीं करोगे तो फिर क्या हो जाएगा, उसे हम आपकी स्पेसिफाइड इनकम मान लेंगे, है ना। उसके ऊपर टैक्स कैसे होगा, 115 बीबीआई से। ऐसे ही कुछ डीम्ड इनकम्स हमने टैक्स सेक्शन 1023 सी में देखी थी, ठीक है, 11(1)(b) में देखी थी, 11(3) में देखी थी, स्पेसिफाइड वाला, है ना। तो इस तरीके की जितनी भी इनकम्स उन सेक्शनों से निकल के आई थी वो सारी की सारी भी क्या मान ली जाएंगी, स्पेसिफाइड इनकम्स। अगर कोई इन्वेस्टमेंट है वो वॉयलेशन में है, मींस आपको इन्वेस्टमेंट तो करने के लिए कहा गया था 11(5) में, लेकिन आपने प्रोहिबिटेड जगह इन्वेस्टमेंट्स कर रखी हैं, क्या हो जाएगा, वो भी आपकी स्पेसिफाइड इनकम्स मान ली जाएंगी। अगर आप किसी प्राइवेट रिलीजियस पर्पस के लिए डोनेशंस दे देते हो, आप चाहे बाद में ये बोलो कि नहीं ये है वो है, लेकिन हमने स्पेसिफिकली बोला था किसी भी पर्टिकुलर रिलीजन को, पर्टिकुलर कास्ट को, किसी कम्युनिटी को प्रमोट कर रहा अगर कोई ट्रस्ट है, वहाँ अगर आप कोई डोनेशंस देते हो तो फिर उस केस में हम वो डोनेशंस को भी स्पेसिफाइड इनकम बना लेते हैं एज वेल। अगर आप सिमिलर नेचर के ट्रस्ट को भी दे रहे होते थे ना, लेकिन आपने जो आपने एक्यूमुलेट कर रखी है इनकम, जो 15% से आप ज़्यादा आप कर रहे होते हो, तो फिर आप पर्पस मेंशन कर रहे होते हो ना कि मैं इसको इतने टाइम में और इस पर्पस के लिए यूज़ करूँगा, वो आपको देना था। किसको देना था, आपके प्रिंसिपल कमिश्नर को डिटेल देनी थी ना आपने। तो मान लो आपने वो सब पर्पस के लिए निकाल के रखा हुआ था, लेकिन अब आपका दिमाग जो है वो चेंज हो गया। आपने क्या किया, वो किसी और चैरिटेबल ट्रस्ट को डोनेट कर दिया जो आप ही के पर्पस से काम कर रहा था। तो आपने कहा मैं तो नहीं खर्च कर पाया, उसका खर्चा खड़ा था तो मैंने उसको दे दिया। तो भाई ये अलाउड नहीं है, आपको ही एक्सपेंड करना पड़ेगा उसे फॉर दैट पर्पस। तो ऐसी सिचुएशन होगी, उसे भी क्या मान लिया जाएगा, आपकी स्पेसिफाइड इनकम। इसके अलावा अगर आप स्पेसिफाइड पर्सन जो भी लिस्ट थी 13(3) में, वो पूरी लिस्ट थी ना, कौन थे वो लोग, जो ट्रस्ट के लोग थे, ट्रस्टीज थे, या जिसने भी जो उससे जुड़े हुए उसके रिलेटिव हो गए, या एक पर्टिकुलर की सिचुएशन हमने पढ़ी थी जहाँ पे कोई डोनेशन दे रहा है, ठीक है, वो जो पार्टिसिपेंट है उसकी डोनेशन आपके प्रीवियस ईयर में 1 लाख रुपए से ज़्यादा है, या 1 लाख है, या फिर प्रीवियस ईयर तक टोटल 10 लाख से ऊपर है, तो ऐसे पार्टिसिपेंट्स को भी हमने क्या कहा था, स्पेसिफाइड पार्टिसिपेंट्स। तो उन लोगों के लिए भी अगर आप कोई काम कर रहे हो, कोई पेमेंट कर रहे हो, तो वो एप्लीकेशन नहीं मानी जाएगी। तो ये सारी सिचुएशन जो होंगी स्पेसिफाइड इनकम की कैटेगरी थी। अगर आप यानी कि 1023 सी वाले, या फिर सेक्शन 11 वाले ट्रस्ट, या फिर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन, कौन से हो गए, 5 करोड़ से नीचे वाले, या फिर मेडिकल इंस्टीट्यूशन 5 करोड़ से नीचे वाले, या गवर्नमेंट, आप अगर ऐसा कुछ करते हुए पकड़े गए तो आपको क्या करना होगा, उन स्पेसिफाइड इनकम्स के ऊपर 30% से टैक्स पे करना होगा। ठीक है, सो एनॉनमस मैम अलग था, यस ये अलग है, ये स्पेसिफाइड इनकम्स के लिए है। और जब आप ये कैलकुलेट कर रहे होगे तो आपको कोई भी एक्सपेंडिचर की डिडक्शन नहीं मिलेगी, कोई भी सेट ऑफ्स नहीं मिलेंगे। ठीक है, प्लेनली जो भी आया इनकम सीधे स्ट्रेट अवे गोज फॉर 30% टैक्स। ठीक है, कि भी किसी भी तरीके का कोई बेनिफिट आपको नहीं मिलेगा। ठीक है, आईसीआई ने यहाँ पे ना एक छोटा सा क्वेश्चन दिया है आप लोगों को टू अंडरस्टैंड इट मोर बेटर वे, राइट। तो उस क्वेश्चन को यहाँ से रीड कर लेते हैं। यहाँ मैंने सिर्फ उसका ग्लिम्स ही डाला है क्वेश्चन को, पूरा क्वेश्चन आप लोग अपने मॉड्यूल से पढ़ सकते हो। तो ऐसा ट्रस्ट है जो रजिस्टर्ड है 12 AB में, है ना। तो 115 BBI किस किस पे था, 1023C पे था, 12 AB पे था, उसके अलावा एजुकेशनल और मेडिकल, है ना। तो ये किस में आ रहा है, 12 AB। तो क्या इसके ऊपर लग सकता है 115 BBI, यस। अब मुझे बस इंतजार करना है कि इसने कोई तो वोलेशन किया हो, है ना, तो मैं इसकी इनकम को क्या बना दूंगी, स्पेसिफाइड, राइट। अब इसने 5 लाख अप्लाई किए फॉर बेनिफिट ऑफ ट्रस्टी। ट्रस्टी कौन था, स्पेसिफाइड पर्सन। स्पेसिफाइड पर्सन के बेनिफिट के लिए आप पैसा खर्च कर रहे हो, तो वो पैसा आपका खर्च एप्लीकेशन 85% वाली नहीं मानी जाएगी, इसको क्या मान लिया जाएगा, आपका
स्पेसिफाइड इनकम, तो ये क्या 30% से टैक्स होगा? यस। 3 लाख अप्लाइड फॉर बेनिफिट ऑफ मिस्टर सतीश। अब मिस्टर सतीश कौन है? जिन्होंने डोनेशन इस ट्रस्ट को ना पिछले मेरे प्रीवियस ईयर तक 15 लाख की दे दी। क्या 10 लाख की लिमिट क्रॉस कर चुका है? यस। तो क्या फिर यहाँ पे ये स्पेसिफाइड डोनेटर हो गया है, पार्टिसिपेंट हो गया? यस। तो फिर इस केस में इसको भी अगर आपने कोई बेनिफिट पहुंचाने के लिए कुछ खर्चा किया है तो 85% की एप्लीकेशन में नहीं कंसीडर होगा और स्पेसिफाइड इनकम मान लिया जाएगा। अब 2 लाख आपने सेट अपार्ट किए थे, मीन्स वो जो 15% है ना, हम क्या करते थे? एक्यूमुलेट करते थे। तो हमने एक्यूमुलेट किए हैं प्रीवियस ईयर 23-24 में अंडर सेक्शन 11(2), ठीक है। यूज्ड इन प्रीवियस ईयर 25-26, कब यूज किए? 25-26। बेसिकली जब भी हम 11(2) में निकालते हैं तो हमें पर्पस भी बताना होता है कि हम किस पर्पस के लिए यूज करते हैं, हमें टाइम भी बताना होता है कितना टाइम में हम यूज कर लेंगे। मैक्सिमम कितना होता है? 5 साल। 5 साल से ज्यादा हम नहीं रख सकते। तो इसने 2025-26 में इसे यूज किया, लेकिन यूज कैसे किया? टू डोनेट टू अनदर रजिस्टर्ड चैरिटेबल ट्रस्ट जिसका कि सिमिलर ऑब्जेक्ट था। हमें पता है कि आपने 11(2) में अगर कुछ एक्यूमुलेट कर रखा है तो वो उस पर्पस के लिए इस्तेमाल होगा। इवन इफ यू आर डोनेटिंग टू अ सिमिलर ऑब्जेक्ट ट्रस्ट तो भी वो एक्सेप्टेबल नहीं होगा। तो ये भी क्या हो जाएंगी इसकी? स्पेसिफाइड इनकम्स। वेरी गुड। तो ये तीनों के तीनों केसेस क्या हो जाएंगे? स्पेसिफाइड इनकम बन जाएगा। इसको हम टोटल करेंगे और सीधे कोई एग्जाम्पशन कोई डिडक्शन कुछ नहीं, सीधे हम इसे टैक्स कर देंगे 30% से। आई होप दिस इज क्लियर। अब एक तीसरा मुद्दा जो बहुत इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर में रिगार्डिंग ट्रस्ट, दैट इज दी एग्जिट टैक्स। सो होता क्या है, इसकी एक कहानी ब्रीफ कर देती हूँ मैं थोड़ी सी। तो क्या होता है कि मान लो आपने ट्रस्ट बनाया है एक 1980 में, और आज 2026 चल रहा है। तो इस ट्रस्ट को इतना साल हो गया काम करते हुए। इस दौरान इसको डोनेशंस आई, राइट, इसको कॉन्ट्रीब्यूशंस आए, इसको कॉर्पस आया, और गवर्नमेंट ने भी काफ़ी बेनिफिट्स दिए होंगे। सब्सिडी पे इनको ज़मीनें अवेलेबल कराई होंगी अगर ये एजुकेशन या हॉस्पिटल के लिए काम कर रहे हैं, है ना। सब चीज़ें इनको कंसेशनल मिला होगा। और आज की डेट में 2026 में खड़े होके इन्होंने बहुत सारा यहाँ पे बैलेंस शीट बना लिया होगा। इनकी बैलेंस शीट की वैल्यू जो है वो करीब करीब 400 करोड़ पहुँच गई, समझ लो, यही सब इकट्ठा करके। इस सब में हुआ क्या? पैसा बाहर से आ रहा है, ये अप्लाई कर रहे हैं, डेफिनेटली सारे सर्कमस्टांसेस पूरे कर रहे थे अभी तक, तो इस वजह से इनको टैक्स नहीं देना पड़ रहा था, जीरो टैक्स पे खड़े थे ये लोग। तो अचानक से इन्होंने कुछ ऐसे काम किए जिसको अभी हम पढ़ेंगे कि कौन कौन से ऐसे इवेंट होते हैं जहाँ पे एग्जिट टैक्स ट्रिगर हो जाता है। इन्होंने ऐसी कुछ काम किए जो काम एक्सेप्टेबल नहीं थे, राइट, और जिसकी वजह से इनका रजिस्ट्रेशन ही खतरे में पड़ गया। मतलब अब ये ट्रस्ट ही नहीं रहेंगे। अभी हम कैंसिलेशन की बात नहीं कर रहे। जब हम कैंसिलेशन की बात करते हैं तो बेसिकली क्या होता है, वो कुछ पीरियड के लिए होता है कि इस साल के लिए अगर आपका नहीं एक्सेप्ट हुआ तो फिर आपको उस साल के लिए जो एप्लीकेशंस होंगी उसकी एग्जम्पशन नहीं मिलेगी। लेकिन ये मैं बात कर रही हूँ परमानेंट, कि ट्रस्ट जो है परमानेंट ही बंद हो रहा है। तो उस सिचुएशन में ये जो बैलेंस शीट है, इस बैलेंस शीट का क्या होगा? क्योंकि इसके अंदर जो भी माल है इस पे इनकम टैक्स ने कुछ नहीं कमाया, तो इनकम टैक्स ऐसे जाने देगा क्या? नहीं। सो वो कहता है कि भाई अब आप एग्जिट ले रहे हो तो बिफोर दैट नाउ ये जो बैलेंस शीट की वैल्यू दिख रही है इस पे मुझे टैक्स दे दो। ठीक है, दिस इज कॉल्ड एग्जिट टैक्स। ये आपको देखे जाना होगा। एंड दिस इज एडिशनल टू योर अदरवाइज टैक्स। मतलब आपकी इस साल में, जिस साल में भी आप एग्जिट ले रहे हो, उस साल में नॉर्मल कोर्स में भी तो एज एन ट्रस्ट आप कुछ टैक्स पे कर रहे होगे ना, वो आपको देना है। एग्जिट टैक्स का मतलब ये नहीं है कि भाई वो सब मिला मिलू के इसको प्लस माइनस करना, नहीं, दिस इज सेपरेट। ठीक है, तो ये एग्जिट टैक्स आपको देना होगा। यहाँ तक क्लियर है सबको? ये फंडा जो है, ये समटाइम्स ना स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं इसमें कि ये क्या कॉन्सेप्ट है। तो अब समझो, अब कहानी सारी कहाँ आ गई? बैलेंस शीट के ऊपर। तो अब बैलेंस शीट के जो असेट्स हैं, तो यहाँ लाइबिलिटीज भी तो होंगी, यहाँ पे सरप्लसेस भी होंगे, है ना, यहाँ पे इसकी और भी बहुत सारी चीजें होंगी। यहाँ शेयर्स हो सकते हैं, यहाँ कोई इन्वेस्टमेंट्स हो सकती हैं, ठीक है, यहाँ पे मेरे पास रिफंड आने वाले हो सकते हैं, एडवांस टैक्स हो सकता है। हमें पता है कि बैलेंस शीट में क्या नहीं होता, राइट। सो अब हम लोगों को सारा गेम जो है ना इस कुछ इसके अंदर, बेसिकली टॉपिक के अंदर, दैट इज रूल 17CB। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये रूल ये बताता है कि इसमें जब आप इनकम कंप्यूट करोगे, जब आप टैक्स लोगे, तो किस वैल्यू पे वो टैक्स कैलकुलेट करना, राइट। बैलेंस शीट तक तो ठीक है, लेकिन इनकी कौन सी वैल्यूज लेनी है, तो ये बात इसके अंदर समझने वाली है। दूसरा, जिस भी पॉइंट पे ये ट्रस्ट डिफॉल्ट में आएगा तो एग्जिट कब मानी जाएगी, तो वो स्पेसिफाइड पीरियड क्या होगा, और कब तक इसको ये सारा का सारा टैक्स पे कर देना, उसके लिए से कितना पीरियड मिला है। ठीक है, सो यहाँ पे देखो, थोड़ी सी समरी कर दूं मैं आप लोगों की।
मान लो 15 टीडी जो है, इसके अंदर ये 3 सेक्शंस हैं जब हम बात करेंगे, 15 टीडी, 15 टीई, 15 टीएफ। सो टीडी बात करता है टैक्स की, टीई बात करता है इंटरेस्ट की, अगर आप लेट पे करते हो जो भी पीरियड दिया गया है। टीएफ जो है ये बात करता है आपके एसएससी इन डिफ़ॉल्ट, मतलब अब आपको इससे नवाज़ा जाएगा, ठीक है? ये आपको मिल गया नया टैग, राइट? सो इसमें टीडी ही हमारा सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है और इसके साथ हम रूल पढ़ेंगे 17 सीबी की कैसे इवैल्यूएशन करनी है। तो जब हम यहाँ कहेंगे ना टैक्स करना है, तो हम टैक्स करेंगे एक्रीकेटेड इनकम पे। किस पे करेंगे? एक्रीटेड इनकम पे। एक्रीटेड इनकम अब क्या होती है उसकी कैलकुलेशन हम बाद में करेंगे। पहले 3 पॉइंट्स जहाँ पे एग्जिट टैक्स ट्रिगर होता है। पहला, अगर ये ट्रस्ट कन्वर्जन में चला जाता है टू अ इनएलिजिबल फॉर्म, ऐसी फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है जो फॉर्म अब ट्रस्ट के लिए एलिजिबल नहीं है। इसमें क्या हो सकता है? इसने अपने ऑब्जेक्ट को मॉडिफाई कर दिया और जो ऑब्जेक्ट का मॉडिफिकेशन है वो विदाउट रजिस्ट्रेशन, री रजिस्टर करना पड़ता है हमको जब भी हम ऑब्जेक्ट को मॉडिफाई करते हैं। याद है ना कल का लेक्चर? जब भी हम ऑब्जेक्ट को मॉडिफाई करते हैं तो हमको री रजिस्टर कराना पड़ता है ट्रस्ट को। फिर से हमारे सारे डॉक्यूमेंट चेक किए जाते हैं, वो बताता है कि अब तुमको ये रजिस्ट्रेशन मिलेगा भी कि नहीं, है ना? ऐसे ही अगर मेरे तक अलाउड होता कि मैं तो रोज़ ही मॉडिफाई करती रहती ऑब्जेक्ट, और फिर जो ऑब्जेक्ट लिखा गया है डीड के अंदर उसी के लिए तो मेरे को एप्लीकेशन करना है ना, तो मैं अपना करती रहती, फिर क्या कह लेता मुझे हमारे प्रिंसिपल कमिश्नर, कुछ नहीं कह पाते, ठीक है? अब यहाँ पे अगर मान लो जो रजिस्ट्रेशन है वही आपका कैंसिल हो जाता है, या फिर फेलियर टू अप्लाई विद इन द स्टैट्यूटरी पीरियड, जो पीरियड आपको दिया गया था जिसमें आपका जो, मान लो आपका 5 साल की आपको मिली है, 5 साल खत्म होने वाले, 6 महीने पहले आपको अप्लाई करना है ना फिर से। मान लो वो स्टैट्यूटरी पीरियड खत्म हो गया लेकिन आपने नहीं किया, उसमें हमें कंडोनेशन ऑफ डिले भी था, है ना? तो हम उसके पास गए, हमने रिक्वेस्ट किया और वो मान गया, उसने फिर से हमें डे एक्सटेंडेड दे दिया। लेकिन जब भी हम भरते थे हम क्या मानते थे कि आपने विद इन द टाइम पीरियड ही फिल किया, लेकिन मान लो कि वहाँ पे हमें एक्सटेंशन नहीं मिला, कंडोनेशन नहीं मिला, तो उस सिचुएशन में क्या होगा? ये आपने जो है इस ट्रस्ट को एक ऐसी उसमें कन्वर्ट कर दिया जो अब एलिजिबल नहीं है फॉर चैरिटेबल ट्रस्ट या रिलीजियस ट्रस्ट के एग्जाम्पशंस के लिए, ठीक है? दूसरा ट्रिगर क्या है? मर्जर। आप मर्ज हो जाते हो ऐसी एंटिटी में जिसका ऑब्जेक्ट सिमिलर है ही नहीं, मतलब वो किसी और ऑब्जेक्ट के लिए काम कर रहे हैं, आप उसमें अगर मर्ज होते हो तो वो सेम ऑब्जेक्ट ना हो, या फिर वो रजिस्टर्ड या जो एप्लीकेशन है उसकी वो किसी और पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट के लिए हो, तो इन दोनों में से हम दोनों में से कोई भी सिचुएशन होगी तो हम मान लेंगे मर्ज है विद नॉन सिमिलर एंटिटी, तो भी क्या होगा? टैक्स, जो एग्जिट टैक्स है ये ट्रिगर हो जाएगा। तीसरा सिचुएशन है डिसोल्यूशन डिफॉल्ट। अगर मान लो ट्रस्ट ही डिसाइड कर रहा है कि मुझे डिसॉल्व होना है, मुझे नहीं करना अब ये काम, कोई भी वजह हो सकती है, तो उसको ना 12 महीने के अंदर अंदर अपने डिसोल्यूशन के उसको अपनी सारी बैलेंस शीट जिसमें असेट नेट ऑफ लाइबिलिटीज वो किसी और ट्रस्ट को जो सेम ऑब्जेक्ट पे काम कर रहा है उसको डोनेट करनी होती है, उसको दे देना होता है, ठीक है? कि ले भाई अभी मेरा काम था क्योंकि मैं पब्लिक को हेल्प कर रहा था, मेरी चीज़ें तो है नहीं, ये सारी पब्लिक को बिलोंग करती है, तो अभी ये तू ले ले और तू इससे काम कर। लेकिन अगर मैं ये फेल करती हूँ, मैं विद इन 12 मंथ्स ऐसा नहीं कर पाती हूँ, तो उस सिचुएशन में इस ट्रस्ट के ऊपर एग्जिट टैक्स ट्रिगर हो जाएगा, ठीक है? लेकिन इस सिचुएशन में भी क्या होता है कि फर्दर हम लोगों को अगर हम कॉन्डोनेशन का डिमांड करते हैं और फर्दर हमें मिलता है, तो जो जो एसेट भी हम वो दे देते हैं डिसोल्यूशन में किसी और को, उस एसेट्स के साथ हमें क्या करना है उसका हमें ध्यान रखना है। ये 3 सिचुएशंस याद रहेंगी, ठीक है? तो एग्जिट 3 सिचुएशन में होता है। कन्वर्जन, ठीक है, किसमें? नॉन एलिजिबल फॉर्म में। दूसरा मर्जर, किसमें? आपने नॉन सिमिलर ऑब्जेक्ट में काम करने वाली एंटिटी के साथ किया। तीसरा डिसोल्यूशन, ठीक है? तो ये एग्जिट्स हैं ट्रस्ट के, तो इसके ऊपर एग्जिट टैक्स होंगे। अब टैक्स करने के लिए हम किस चीज़ की वैल्यू निकालेंगे, कैसे? तो एक्रीटेड इनकम बोलते हैं हम उस वैल्यू को जिसके ऊपर एग्जिट टैक्स कैलकुलेट होता है। सो दैट इज एग्रीगेटेड फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ टोटल एसेट्स। तो बैलेंस शीट की जो टोटल एसेट्स होंगी, यहाँ जो टोटल एसेट्स हैं इसकी एग्रीगेटेड फेयर मार्केट वैल्यू, ये जो होगा दैट इज एसेट। इसमें से हम माइनस करेंगे लाइबिलिटीज, जो भी टोटल लाइबिलिटीज होंगी, तो जो डिफरेंस निकल के आएगा उसको हम बोलते हैं एक्रीटेड इनकम। और इसके ऊपर हम टैक्स करते हैं किस रेट से? एमएमआर से। एमएमआर रेट क्या होता है? टैक्स प्लस सरचार्ज प्लस हेल्थ एंड एजुकेशन टैक्स, और ये सब मिला के कितना आता है? 34.99%। ये रेट आपको याद रखना है जब भी इसे कंप्यूट करना होगा, ठीक है? अब ये जो आपने टैक्स कंप्यूट किया है ये आपको 14 डेज जो होंगे ऑफ द इवेंट और ऑर्डर,
मतलब ये स्पेसिफाइड पीरियड है, इसके 14 डेज़ के अंदर-अंदर आपको देना होगा। ये इसका कट ऑफ है। और ये जो पेमेंट है दिस इज़ ऑफ अ फाइनल पेमेंट नेचर, मीन्स आपके कोई भी क्रेडिट्स या कुछ पड़े हुए हैं वो इसके अगेंस्ट एडजस्ट नहीं हो सकते। दिस इज़ अ फाइनल पेमेंट, यू हैव टू जो भी कैलकुलेट होके आएगा वो आपको यहाँ देना होगा, ठीक है? चलिए, अब जो सारी कहानी आ जाती है जहाँ सबसे ज़्यादा डिफ़िकल्टी आती है कि जब हमें इसे कंप्यूट करना है तो जो फेयर मार्केट वैल्यू निकालनी है टोटल एसेट्स की, उसमें से टोटल एसेट में क्या-क्या हम लेंगे, क्या नहीं लेंगे, पहली चीज़। लायबिलिटी में क्या-क्या लेंगे, क्या-क्या नहीं लेंगे, और जो एसेट लेंगे, उन एसेट्स की वैल्यू क्या लें, है ना? जैसे कोई इन्वेस्टमेंट खड़ी है और इन्वेस्टमेंट मैंने की थी पहले कभी 1 लाख रुपए की, आज भी वो 1 लाख की दिखा रही है, 15-20 साल हो गए, तो मैं वो 1 लाख ही लूँ या मुझे उसकी वैल्यू में कुछ चेंज करना है, तो फेयर मार्केट वैल्यू कौन बताएगा, ठीक है? और किस डेट पे उसे देखना होगा हमें। ये कंप्यूटेशन अब इसकी रह जाती है जो प्रैक्टिकल है, और आपके इंस्टीट्यूट ने कोई भी इससे रिलेटेड प्रैक्टिकल क्वेश्चन नहीं दिया हुआ जहाँ पे आप इसकी टेस्टिंग कर सकें। आप लोग कहेंगे तो मैं एक क्वेश्चन अपनी तरफ से ज़रूर डाल दूँगी मेरे टेलीग्राम चैनल पे, ठीक है? तो आप चाहो तो उसके लिए प्रैक्टिस कर सकते हो, क्वेश्चन भी डाल दूँगी, और थोड़ा-सा वेट करके, वैसे दा कोई क्वेश्चन को तुम लोग ना कभी ट्राई ही नहीं करते हो। ये एक पता नहीं क्या चीज़ है, कैसे पढ़ते हो? तो मुझे आंसर्स तो कभी आते ही नहीं हैं, बहुत ही कम आंसर्स आते हैं मुझे स्टूडेंट्स के, जो ये बता रही हूँ कि मैं जज करूँ कि तुम सही हो, गलत हो। तो ट्राई किया करो जो क्वेश्चन दिया जाए, और अगर टॉपिक पढ़ लिया है तो ट्राई एंड आंसर, ठीक है? तो मुझे थोड़ा-सा आइडिया मिलता है कि ये स्टूडेंट कहाँ कन्फ्यूज़ हो रहे हैं एक्चुअल में, ठीक है? सो ये पॉइंट्स मैंने आप लोगों को बता दिए हैं। अब बात आ जाती है स्पेसिफाइड डेट। तो वो डेट क्या होगी जिस डेट पे मुझे ये सारी प्राइजेज़ फेयर मार्केट वैल्यू एसेट्स और लायबिलिटीज़ की देखनी है, ठीक है? सो अगर कन्वर्जन का क्वेश्चन है तो फिर जो डेट ऑफ कन्वर्जन होगा, ठीक है? इसमें कौन-सी डेट्स इंक्लूड होंगी? डेट ऑफ ऑर्डर इंक्लूड होगी, कैंसलेशन की डेट इंक्लूड होगी, अप्रूवल की डेट इंक्लूड होगी, डेट ऑफ एडॉप्शन या मॉडिफिकेशन की डेट इंक्लूड होगी, ठीक है? और अगर तुम एप्लीकेशन के फेलियर की वजह से इस कैटेगरी में फॉल कर रहे हो, तो जो रिन्यूअल, री-रजिस्ट्रेशन, री-अप्रूवल या वैलिडिटी, ये जो भी डेट्स थी, इसका जो लास्ट डे होगा फॉर मेकिंग एप्लीकेशन, वो तुम लोगों की जो होगी डेट होगी, ठीक है? जब मर्जर की बात करेंगे तो डेट ऑफ मर्जर, डिसोल्यूशन की बात करेंगे डेट ऑफ डिसोल्यूशन, क्योंकि ये तो दोनों के दोनों प्रॉपर्ली लिखे जाते हैं, तो इसमें हमें कुछ नहीं सोचना। कन्वर्जन में सिर्फ हमें ये ध्यान देना है कि क्या ऑर्डर का डेट था तो वही लेंगे, कैंसिलेशन का था तो वो लेंगे, और एडॉप्शन या मॉडिफिकेशन का डेट है तो जिस दिन हुआ है उस दिन की। तो ये हमारी डेट्स होंगी स्पेसिफाइड डेट्स, ठीक है? अब यहाँ पे हमने ये सारी की सारी कैलकुलेशंस जो हैं ये देखनी है हमारी असेट साइड में क्या-क्या लिखा होगा। इसके लिए मैं एक छोटा-सा टूर कराती हूँ तुम लोगों को। आजकल एआई का बड़ा ज़माना है ना? सो लोग एआई यूज़ करते हैं, और आई होप आप लोग भी यूज़ करते हो। तो नोटबुक एलएलएम इज़ गिविंग अ वेरी गुड फीचर टू एक्चुअली अंडरस्टैंड द कॉम्प्लेक्स टॉपिक्स। तो उसी को यूज़ करके अब मैं आप लोगों को इन एसेट्स की वैल्यू दिखा रही हूँ। इज़ इट विजिबल टू एवरीवन? यस? सो हमें ये करना है रूल 17 सीबी में, ठीक है? तो रूल 17 सीबी में ये 3 पॉइंट्स हैं। एक तो मुझे फेयर मार्केट वैल्यू निकालनी है टोटल एसेट्स की, टोटल लायबिलिटी देखना, और की डेफिनेशंस देखनी है जो भी इसमें बार-बार यूज़ होंगी। सबसे पहले हम आते हैं एसेट्स में। तो टोटल एसेट्स में जो जनरल फॉर्मूला आपको लगाना है वो क्या है? जो टोटल एसेट रिफ्लेक्ट हो रही है बैलेंस शीट में वो उठा लो, ठीक है? उसमें से आपको माइनस क्या करना है? कोई भी इनकम टैक्स पेड है या कोई एडवांस टैक्स है, इसे माइनस कर दो। बट आपको रिफंड्स को माइनस नहीं करना। रिफंड इज़ योर एसेट, राइट? उसमें से फिर आप लेस करोगे डेफर्ड एक्सपेंडिचर्स या फिर नॉन वैल्यू एसेट्स अगर कोई दिख रही हैं, तो इसे आप लेस कर दोगे। तो जो आएगा आपका, अब वो जो आएगा दैट इज़ योर टोटल एसेट्स, ठीक है? अब इस एसेट के बाद आप लोगों को कई बार ना यहाँ पे इन्वेस्टेड दिखते हैं शेयर्स में, है ना? शेयर्स का इन्वेस्टमेंट होता है। तो कुछ शेयर्स ऐसे होते हैं जो ऑलरेडी लिस्टेड हैं। कहाँ लिस्टेड होते हैं? स्टॉक एक्सचेंज में। तो हमारे पास प्राइस जो है वो विजिबल है। हमें पता है कि आज की डेट में, आज की डेट मतलब स्पेसिफाइड डेट को, जिस डेट पे भी हम ये सारी इवैल्यूएशंस कर रहे हैं, उस डेट वाले दिन क्या प्राइस है। तो अगर तो वो उस दिन भी ट्रेडिंग हो रही है, तो उस दिन वाला एवरेज प्राइस निकाल दो। हाईएस्ट जो ट्रेड हो रहा था, लोएस्ट जो ट्रेड हो रहा था, उसका एवरेज निकाल दो। और अगर बाय चांस उस दिन छुट्टी है, ठीक है? और उससे पिछले दिन संडे था, उससे पिछले दिन सैटरडे था, इससे पहले कि आप लोग बोलो तो मैं ही बता देती हूँ, उससे पिछले दिन भी छुट्टी थी मैम, ठीक है? तो थर्सडे को लास्ट मार्केट ओपन हुआ था। तो जो भी लास्ट वर्किंग डे था फॉर ट्रेडिंग, ठीक है? उसमें जो भी प्राइस रिफ्लेक्ट हो रहा था, उस प्राइस का भी आपको सेम एवरेज यूज़ करना है। अब ये तो वो हो गया जो लिस्टेड है, तो आप लोगों ने उठा लिया। बट कई बार ना ऐसी जगह भी शेयर्स इन्वेस्टेड होते हैं
ठीक है, जो लिस्टेड नहीं है कंपनी, उस केस में हम शेयर की प्राइसिंग कैसे करें? तो बहुत ही सिंपल सी बात है, जो उसकी बैलेंस शीट का रिफ्लेक्शन है दैट इज़ द प्राइस ऑफ दैट शेयर, बट उसको कैसे निकालेंगे? तो उसके लिए इसमें फॉर्मूला दिया गया है 17 सीबी में। फॉर्मूला क्या है? ए प्लस बी माइनस एल। तो ए क्या होगी? अदर एसेट्स, और बी क्या होंगी? वो एसेट्स जो मनी और मनी इक्विवेलेंट्स होते हैं। ठीक है, सो जो मनी इक्विवेलेंट्स हैं उसकी हम फेयर मार्केट वैल्यू उठा लेते हैं, और जो अदर एसेट्स हैं उसकी हम बुक वैल्यू जो भी रिफ्लेक्ट हो रही हो वो उठा लेते हैं। ठीक है, उसमें से हम बुक वैल्यू ही लाइबिलिटीज की लेस कर देते हैं। और ये जो बैलेंस शीट की मैं बात कर रही हूँ, ये स्पेसिफाइड डेट वाले दिन ऑडिटेड होनी चाहिए, है ना? ऐसा नहीं है आप पता नहीं कब की बैलेंस शीट उठा के, वो स्पेसिफाइड डेट जिस दिन भी हम ये वैल्यूएशन कर रहे हैं उस वैल्यूएशन वाले दिन वो ऑडिटेड होनी चाहिए। और ऑडिट कौन करेगा? सीएस। ठीक है, या फिर उसका वेरिफिकेशन कौन करेगा? जो ऑथराइज अथॉरिटी होगी, कोई भी नहीं करेगा। अभी नीचे डेफिनेशंस देखेंगे। ठीक है, अब इसे हम मल्टीप्लाई करेंगे किससे? आपका वैल्यू कितना है, और डिवाइड करेंगे जो भी इसकी पेड अप इक्विटी है। ठीक है, तो इससे मेरे पास उस शेयर की वैल्यू निकल आएगी। क्या मैम उसे भी एवरेज करना होगा? नहीं, इससे जो डायरेक्ट वैल्यू निकल के आएगी दैट इज अ वैल्यू फॉर माई अनकोटेड इक्विटी शेयर। यही सबसे ज्यादा थ्योरेटिकली पढ़ने के लिए बच्चे परेशान होते हैं, राइट? उसके बाद जो अदर शेयर और सिक्योरिटीज दिख रहे हैं, मतलब लिस्टेड भी नहीं, अनलिस्टेड भी नहीं, ऐसे ही दिख रहे हैं, तो उसका जो भी ओपन मार्केट प्राइस है आपके हिसाब से नहीं, मर्चेंट बैंकर के हिसाब से, या फिर जो अकाउंटेंट रिपोर्ट बना रहा है उसके हिसाब से, तो वो दोनों में से जो भी वेरीफाई कर देगा जो वैल्यू को, उस वैल्यू का प्राइस आपको लेना। और वो कहाँ से उठाएगा? ओपन मार्केट से। बट वो बंदा एक्सपर्ट है ना इस चीज का, आप एक्सपर्ट नहीं है, आपको नहीं लेनी है। ठीक है, हर बंदे को असाइंड है कि कौन काम कर सकता है। ऐसे ही उसकी एसेट में कुछ इमूवेबल प्रॉपर्टीज भी रिफ्लेक्ट हो सकती हैं, तो वो जो भी होगी उसमें हमें उसका जो रजिस्टर्ड वैल्यूअर है, रजिस्टर्ड वैल्यूअर जो उसकी प्राइस बताएगा ओपन मार्केट की, और जो उसकी स्टैंप ड्यूटी वैल्यू होगी, उस दोनों में से जो भी ज्यादा होगा हायर, हम उसको ले लेंगे इमूवेबल प्रॉपर्टी के केस में। ठीक है, जब हम बिजनेस अंडरटेकिंग की बात करेंगे, अगर मान लो कि उसकी असेट साइड में आपको बिजनेस अंडरटेकिंग भी दिख रही है, तो डेफिनेट सी बात है उसकी कोई बैलेंस शीट तो होगी, तो हम उसकी नेट एसेट जो होगी उसे यूज करेंगे फॉर अनकोटेड इक्विटी फॉर्मूले के लिए। ठीक है, वो क्या होता है? अगेन ए प्लस बी माइनस एल। तो उससे हम उसकी प्राइस निकाल लेंगे बिजनेस अंडरटेकिंग की, और फिर हम उसे लिख लेंगे स्पेसिफाइड डेट पे। और ये सब काम कौन कर रहे होंगे? द ऑथराइज्ड पीपल, राइट? अदर एसेट्स, इसके अलावा जितनी भी एसेट्स बचेंगी उन एसेट्स को जो भी रजिस्टर्ड वैल्यूअर है वो ओपन मार्केट प्राइस हमको देगा कि आज की डेट में इसकी ये है, आज की डेट में ये है, वो प्राइस उठाएंगे। या फिर प्रोफेशनल वैल्यूअर जो होगा बॉडीज, अगर वहां पे कोई रजिस्टर्ड वैल्यूअर नहीं है। क्लियर है? ये आप लोगों को ध्यान रखना है। तो इससे हमारी सारी की सारी जो भी बैलेंस शीट होगी उसमें असेट साइड फिगर आउट हो जाएगी, उस सब की वैल्यू हम निकाल लेंगे। उसके बाद टोटल लाइबिलिटीज देख करते हैं, तो लाइबिलिटी में जो बुक वैल्यू होगी लाइबिलिटीज की उसको उठाएंगे हम। ठीक है, वहां पे कुछ ज्यादा ऐसा चेक करने वाला नहीं होता, लेकिन उसमें से हमको ये सब चीजें बाहर निकाल देनी है। कैपिटल फंड्स, जो एक्यूमुलेटेड फंड या कॉर्पस है उसको हम साइड कर देंगे, रिजर्व सरप्लसेस को हम साइड कर देंगे, कंटीजेंट लाइबिलिटीज को हम साइड कर देंगे, अनसर्टेनेबल लाइबिलिटीज अगर कोई है जिसकी हम एग्जैक्ट फिगर लोकेट ही नहीं कर सकते, हमें पता ही नहीं है कौन है, तो फिर हम उसे भी साइड निकाल देंगे। और अगर किसी तरीके की हमने प्रोविजन फॉर टैक्सेशन कर रखा है हम उसे भी साइड कर देंगे। ठीक है, सब ये सब निकालने के बाद जो लाइबिलिटी बचेगी बुक वैल्यू में, लाइबिलिटी में हमें किसी वैल्यूअर के पास नहीं जाना, तो जो बुक वैल्यू हमें दिख रही है उस बुक वैल्यू से लाइबिलिटी उठा लेंगे। ठीक है, अब जो यहाँ पे मैंने जितने भी नाम लिए कि कौन कौन किस चीज़ को कैलकुलेट कर सकता है, अब वो लोग कौन है वो देख लो। ठीक है, तो जब मैं अकाउंटेंट की बात करूंगी तो सीए, बट नॉन ऑडिटर। बैलेंस शीट की बात करूंगी तो ऑडिटेड बैलेंस शीट की बात हो रही है, स्पेसिफाइड डेट पे वो बैलेंस शीट ऑडिटेड होनी चाहिए। मर्चेंट बैंकर कौन हो सकता है? एसबीआई जो है उसमें रजिस्टर्ड हो कैटेगरी 1 ऑफिसर। ठीक है, रजिस्टर्ड वैल्यूअर कौन होगा? जो वेल्थ टैक्स एक्ट में रजिस्टर्ड है। ऐसे ही स्पेसिफाइड डेट जो होगी वो कौन सी होगी? जो हमने अभी 115 टीडी में पढ़ी थी। होपफुली इसके साथ आप लोगों को ये सारा का सारा जो है मेथड्स जो भी प्रिस्क्राइब हैं 17 सीबी से, ये अच्छे से याद हो गए होंगे। ठीक है, सो ये ही सारी अप्रोच यहाँ पे आपके इंस्टीट्यूट ने भी क्लैरिफाई करके लिखा है। ठीक है, ज्वेलरी, आर्टिस्टिक वर्क, बुलियंस वगैरह, तो इसकी मार्केट वैल्यू जो है एज डिस्क्राइब प्रिस्क्राइब वैल्यूएशन स्टैंडर्ड्स, तो ये जो कौन होगा? रजिस्टर्ड वैल्यूएशन वैल्यूअर मेथड से। ठीक है, सो ये मोस्टली क्या है, जो अनकोटेड इक्विटी शेयर्स हैं उसी में आपको फॉर्मूला लगाना है, बाकी तो अदर बॉडीज हैं जो आपको इसकी इवैल्यूएशंस देंगी। तो मान लो कि कोई एक ट्रस्ट है, वो आज की डेट में यानी कि 31 मार्च को
वो एग्जिट करना चाहता है। तो 31 मार्च इसका स्पेसिफाइड डेट हो गया ना, मर्जर या कन्वर्जन या जो कुछ भी इस डेट को हुआ, तो ये इसका स्पेसिफाइड डे हो गया। अब यहाँ से लेकर के 14 दिन है मेरे पास, इस 14 दिन के अंदर इस डेट पे इसकी जो बैलेंस शीट है वो लॉक हो जाएगी, ऑडिटेड होनी चाहिए, पहले ऑडिट होगा, फिर इसकी जो भी वैल्यूज है उन वैल्यूज को ये सारे पैरामीटर्स में हम चेक करेंगे, जो आएगा एग्रीगेटेड इनकम, ठीक है, उसके ऊपर हम MMR से टैक्स कैलकुलेट करेंगे और जो भी वैल्यू आएगी वो हमें 14 दिन के इस एंड से पहले पहले सबमिट करनी होगी। इज दिस क्लियर टू एवरीवन? यस। इसमें कोई भी कंफ्यूजन है तो आप लोग ज़रूर मुझसे क्वेरी करोगे। ज़्यादातर चांसेस इसमें थ्योरी का क्वेश्चन आने का, क्योंकि इंस्टीट्यूट ने खुद ही प्रैक्टिकल नहीं डाला, और प्रैक्टिकल अगर इसका आ गया तो इट्स वेरी डिफिकल्ट। दैट्स व्हाई आई एम सेइंग कि जितने बच्चे मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बोलेंगे ना कि मैम आई नीड अ क्वेश्चन टू प्रैक्टिस, तो फिर मैं इसे टेलीग्राम चैनल पे एक क्वेश्चन डालूंगी विद आंसर, ठीक है, ताकि आप लोगों को वो मेहनत भी ना हो कि अब इसका आंसर कहाँ से चेक करें, राइट? चलिए, ठीक है। अब हम डिस्क्रिशनरी ट्रस्ट को एक बार स्टडी करेंगे, ठीक है। जैसे कि मैंने शुरुआत में जो लेक्चर 1 दिया था, उसमें शुरुआत में ही आप लोगों को एक एग्जाम्पल दिया था, जिसमें सेक्शन 164 के तहत जो ट्रस्टी होगा उसको वहाँ पे एज टैक्स देना पड़ेगा, है ना, और रेट क्या लगेगा, MMR का। वो मैंने एक्सप्लेन किया था ना, मुकेश अंबानी जी अगर कोई ऐसा ट्रस्ट बनाते हैं जिसमें जो बेनिफिट होगा उसका डिस्क्रिशन उन्हीं के पास होगा, कैसे कैसे डिस्ट्रीब्यूट करना है, ठीक है। सो उसको बोलते हैं हम डिस्क्रिशनरी ट्रस्ट। तो मैंने वहाँ ये एक एग्जाम्पल यूज़ किया था, यहाँ पे हम इसे अभी पूरा का पूरा देखेंगे। तो इसे डील करता है सेक्शन 164। तो सेक्शन 164 एग्जैक्टली क्या बात करता है वो एक बार हम थोड़ा सा चार्ट से समझ लेते हैं। जैसे कि अब आप लोगों के सामने होगा ये, तो जो टैक्सेशन है ट्रस्ट का 164 में कैसे होता है, जो अननोन या फिर इनडिटरमिनेट शेयर्स होते हैं, जहां पे जो बेनिफिशियरी है उसका शेयर ऑलरेडी डिसाइडेड नहीं है ना, तो उन सिचुएशंस में हम क्या करेंगे, जनरल रूल लगाएंगे, और उस जनरल रूल के कुछ एक्सेप्शंस हैं। तो जनरल रूल क्या होगा कि MMR से उसे टैक्स किया जाएगा। एज आई टोल्ड यू कि मुकेश अंबानी जी नहीं बता रहे हैं कि जो बेनिफिशरीज हैं उनको वो क्या क्या शेयर देंगे, उन्होंने पहले नहीं डिसाइड किया, तो वो कहते हैं कि बाद में कि अच्छा इस बार इसको ए को इतनी ज़रूरत है तो इसको ये दे दिया, बी सी, ठीक है। तो इस केस में उनको MMR से टैक्स किया जाएगा, ठीक है। अब इसके कुछ एक्सेप्शंस हैं जहां पे AOP की तरह टैक्स होगा। मींस अगर कोई भी ऐसा जो बेनिफिशियरी है जिसको बेनिफिट दिया गया है, जिसके साथ आपने पार्शियलिटी की है, अगर वो बेनिफिशियरी बिलो टैक्स थ्रेशोल्ड है, मतलब वो ज़रूरतमंद इंसान है, थ्रेशोल्ड से भी नीचे उसकी अर्निंग्स है, या फिर जो ट्रस्ट है वो डिक्लेयर किया गया है बाय विल, मतलब कि वो जो ट्रस्ट बना है वो विल का एक पर्पस सर्व कर रहा है, और सिंगल ट्रस्ट है, मतलब आपकी और कोई ऐसा ट्रस्ट नहीं है जो विल को हैंडल कर रहा है, वो सिंगल ही है, ठीक है। तीसरा, प्री 1970s का नॉन टेस्टामेंट्री फैमिली ट्रस्ट है, यानी कि फिर पिछले पीरियड से बिलोंग करता है कि उस एरा में हम लोग इस तरीके से ट्रस्ट बनाते थे फॉर फैमिली पर्पस। सो अगर ये वो है तो उस केस में भी यहाँ पे आप AOP की तरह टैक्स होंगे, यहाँ पे हम आपको MMR नहीं लगाएंगे। या फिर कोई इम्प्लॉय बेनिफिट फंड है, जैसे प्रोविडेंट या फिर पेंशन फंड्स बनाती है कोई भी एम्प्लॉयर, ठीक है, तो अगर वो फंड है तो बेसिक समझोगे तो यहाँ जो एक्सेप्शंस क्रिएट किए गए हैं वो क्या है, ये समझते हुए कि ये जब सिचुएशंस हैं इसमें जब सामने वाला कोई डिस्क्रिशन रख रहा है तो उसके लिए एक रीज़न है कि वो बंदा ज़रूरतमंद है या उसका राइट है। लेकिन जनरल रूल में हम क्या मानेंगे कि आप डिस्क्रिशन जो कर रहे हो वो पार्शियल है, और आप किसी पर्टिकुलर पर्सन को बेनिफिट पहुंचाने की कोशिश कर रहे हो, वो ज़रूरतमंद हो नहीं हो, ठीक है, ज़्यादातर चांसेस में नहीं है, बट आपका इंक्लिनेशन है कि बेनिफिट उसको पहुंचना चाहिए। ऐसे केस में फिर हम उस ट्रस्ट को AOP की तरह ना टैक्स करके कैसे करेंगे, MMR, ठीक है। सो ये वो हो गया जहां पे शेयर डिफाइंड नहीं है। तो सेक्शन 164 ही डील करता है जो चैरिटेबल और रिलीजियस ट्रस्ट होते हैं। अगर होली चैरिटेबल और रिलीजियस ट्रस्ट है तो हम टैक्स करेंगे एज AOP, कौन सी इनकम पे, नॉन एग्जम्प्ट इनकम पे। और MMR किस केस में लगाते हैं हम लोग, याद है सब लोगों को, है ना, कौन सी सिचुएशंस होती थी जहां पे स्पेसिफाइड इनकम्स होती थी। बहुत ही अच्छी बात है, ठीक है। अब पार्टली अगर चैरिटेबल या रिलीजियस पर्पस है तो उसमें हम क्या करते थे, चैरिटेबल पोर्शन जो होगा उसको AOP से टैक्स करेंगे, नॉन चैरिटेबल पोर्शन जो होगा उसको हम MMR से टैक्स करेंगे। इसके एक्सेप्शंस अगेन वो है, अगर वो प्री 1970s वाला वो है फैमिली ट्रस्ट वो है, या विल के अंडर वाला ट्रस्ट है और ये सिंगल ट्रस्ट ही है, तो उन सिचुएशंस के अंदर फिर हम इस पे MMR नहीं लगाएंगे, AOP लगाएंगे।
क्लियर है? क्योंकि इनकी इम्पोर्टेंस इतनी है इसलिए मैं फटाफट से इन्हें डील कर रही हूँ। अगर कोई बिज़नेस ट्रस्ट है, कोई बिज़नेस प्रॉफ़िट आ रहा है ट्रस्ट में, ठीक है? कौन से ट्रस्ट में 164 बात कर रहा है, तो यहाँ पे रिस्ट्रिक्टेड होगा एओपी स्टेटस बट सब्जेक्ट टू व्हाट? ओनली अगर वो जो ट्रस्ट है वो बाय विल आ रहा है। तो उसमें जो भी प्रॉफ़िट्स आ रहे होंगे उसको हम एओपी की तरह ही टैक्स करेंगे, ठीक है? एक्सक्लूसिवली फॉर डिपेंडेंट रिलेटिव्स, तो आप डेफिनेटली अगर किसी विल के तहत बना रहे हो या ऐसा कुछ ट्रस्ट बना रहे हो जहाँ पे आप डिपेंडेंट्स को बेनिफिट देना चाह रहे हो, कोई माइनर है उसके बेनिफिट के लिए अगर कोई ट्रस्ट फॉर्म हुआ है और को उसके अंदर कोई बिजनेस अंडरटेकिंग है या कोई बिजनेस है उससे आ रहा अगर कोई प्रॉफिट है तो फिर हम उसको एओपी की तरह ही टैक्स करेंगे, ठीक है? इसमें आप ना इंटेंट अगर समझ जाओगे तो आप लोगों के लिए ईजी होगा। इंटेंशन क्या कह रही है कि जहाँ पे बेनिफिट जो सामने वाले को दिया जा रहा है वो उसका रीज़न है, कुछ वैलिड रीज़न है, तो फिर इट्स ओके ओपी की तरह टैक्स करेंगे। और जहाँ पे भी ऐसा होगा अनड्यू एडवांटेज दिया जा रहा है किसी को तो वहाँ पे फिर हम एमएमआर लगाएंगे, ठीक है? अब नेक्स्ट सिचुएशन है डेफिनेशंस जो इसके अंदर सारे 164 में यूज हुआ है, स्पेसिफिकली रिसीवेबल, ठीक है? तो यहाँ पे बेनिफिशियरी नॉट एक्सप्रेसली स्टेटेड, जब हम वर्ड बोलेंगे ना स्पेसिफिकली रिसीवेबल, इसका मतलब है कि यहाँ बेनिफिशियरी को ना स्पेसिफिक बताया नहीं गया है या फिर आइडेंटिफाइबल नहीं है इन ट्रस्ट डीड और कोर्ट के ऑर्डर में कि बेनिफिशियरी कौन है, ये आइडेंटिफाई नहीं हो पा रहा उसमें, ठीक है? इनडिटर्मिनेट शेयर का मतलब क्या होता है? जब हम कहते हैं ना कि यहाँ पे शेयर डिफाइंड नहीं है, मतलब शेयर एक्सप्रेसली स्टेटेड नहीं है डीड में एंड नॉट एसर्टेनेबल एट डेट ऑफ डीड, और उसको निकाला भी नहीं जा सकता कहीं से ढूंढ के। तो आई होप ये एक बेस आप समझ गए हो। अब हम देख लेते हैं मॉड्यूल में। मॉड्यूल में देखो क्या कह रहा है, ये कह रहा है टैक्सेशन जो है इसमें करेंगे तो 164 अप्लाई करेगा वेयर इनकम इज नॉट स्पेसिफिकली रिसीवेबल, है ना? आप समझ गए मैंने कहाँ यूज किया था डेफिनेशन, ऑन बिहाफ ऑफ, किसके बिहाफ पे? या फिर फॉर बेनिफिट ऑफ एनी वन पर्सन, ठीक है? या फिर शेयर जो है बेनिफिशियरी का वो डिटरमिन नहीं है या फिर अननोन है, ठीक है? सो रिप्रेजेंटेटिव एसएससी कौन हो सकते हैं? जो मैंने आपको एग्जांपल दिया था उसमें कौन था? मुकेश अंबानी जी, है ना? वो रिप्रेजेंटेटिव एसएससी बन रहे थे। बट अगर कोई विल का केस है या फिर कोई और अदरवाइज कोई ट्रस्ट बनाया गया है किसी चीज़ को सेटल करने के लिए, तो जो कोर्ट ऑफ वार्ड्स होंगे या जो एडमिनिस्ट्रेटर जनरल असाइन किया गया होगा, ऑफिशियल ट्रस्टी इन केस ऑफ कोई ट्रस्टी है, ठीक है? रिसीवर, मैनेजर, ट्रस्टी, तो बाय वट एवर द नेम कॉल्ड, जो भी पर्सन वहाँ पे ऑथराइज है टू डील विद दिस सिचुएशन उसको हम रिप्रेजेंटेटिव एसएससी बनाएंगे और उसके हैंड्स में हम इसे टैक्स करेंगे, ठीक है? यहाँ पे एक डिफॉल्ट रूल चलेगा, क्या? डिस्क्रिशनरी ट्रस्ट टैक्स होते हैं किस बेसिस पे? एमएमआर पे, इंटायर इनकम पे। उसके एक्सेप्शन की तरह पढ़ेंगे हम दूसरी चीज़ों की कि कुछ चीज़ें एक्सेप्शन है, बट डिफॉल्ट रूल क्या होगा? अगर कहीं डिस्क्रिशनरी ट्रस्ट लिखा है तो कैसे टैक्स होगा? एमएमआर से, ठीक है जी? चलिए एक्सेप्शंस मैं आपको बता चुकी हूँ ये अभी वो चार्ट के थ्रू, तो आप लोग इससे समझ गए होंगे कहाँ पे भी होगा। ये सारे के सारे जो है ये आप समझ चुके। अब हम एक्सप्लेनेशन 1 देखते हैं सेक्शन 164 की, एंटी मैनिपुलेशन रूल, कि कोई ऐसा तो नहीं कि है तो वो डिस्क्रिशनरी ट्रस्ट लेकिन किसी तरीके से अपने आप को मैनिपुलेट करा के वो एओपी की तरह टैक्स होना चाहता है, तो ऐसे फंक्शन को कैसे पहचानेंगे? तो यहाँ पे क्लैरिफिकेशन दी गई है कि जो भी इनकम हो, व्हेन इनकम इज ट्रीटेड एज नॉट स्पेसिफिकली रिसीवेबल unless beneficiary is expressly stated and identifiable on the date of instrument and order, same बात रिपीट कर रहा है, and share are indeterminate unless shares are expressly stated and ascertainable on the due date, this मतलब हम तभी मानेंगे इन कंडीशंस को जब हमारे पास पूरे फैक्ट्स होंगे कि नहीं भाई ना तो हम इस शेयर को आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं ना ही स्पेसिफिकली रिसीवेबल को हम कहीं से भी कैलकुलेट एक्सप्रेसली कहीं से भी निकाल पा रहे हैं, ठीक है? तो उसी टर्म में हम इसे कंसीडर करेंगे, ठीक है? 164 2 3 ये जो चैरिटेबल ट्रस्ट के बारे में है ये हमने पढ़ाई है पीछे, ये मैं बता चुकी हूँ, ठीक है? अब आ जाती है बात ओरल ट्रस्ट की, 164A। तो और ट्रस्ट का मतलब क्या हुआ? जहाँ रिटन में कोई आपस में बात नहीं हुई, हम दोनों लोगों ने वर्बली बात करके एक ट्रस्ट बना लिया है, ठीक है? सो ऐसे ट्रस्ट को हम हमेशा ही कैसे टैक्स करेंगे? एमएमआर, क्योंकि यहाँ इंटेंशन जो है वो किसी भी हालत में साबित हो ही नहीं सकती, है ना? तो यहाँ शुरू से ही कुछ गड़बड़ लग रही है, क्योंकि अगर हम लोग सही होते और सही तरीके से काम करते तो हम रजिस्टर करते, राइट? लेकिन हमने क्या करा है, यहाँ पे ऑरल ट्रस्ट बनाया, तो ये एमएमआर से टैक्स होगा। इसका लेकिन एक एक्सेप्शन है कि अगर
जो इसको हम डीम्ड रिटर्न मान लेंगे अगर जो स्टेटमेंट इन राइटिंग ट्रस्टीज साइन करके दे दें कि इसका पर्पस और ट्रस्टी कौन होंगे, बेनिफिशियरी कौन होंगे, ट्रस्ट प्रॉपर्टी के क्या होंगे, एओ को विद इन 3 मंथ्स अगर वो लिख के दे देता है साइन करके ट्रस्टीज उसका पर्पस वगैरह, मतलब उन्होंने डीड नहीं बनाई बट एक पेपर पे सब कुछ लिख के दे दिया, तो हम स्टिल इसे डीम टू बी रिटर्न मान लेंगे। रिटर्न मान लिया कि रिटर्न है ट्रस्ट डीड, तो फिर ये एओपी की तरह टैक्स हो जाएगी। अदरवाइज जनरल रूल क्या कहेगा 164 में कि अगर ओरल ट्रस्ट है तो हम उसे एमएमआर से टैक्स करेंगे। क्लियर है? इसके बाद है पार्टली चार्जेबल ट्रस्ट इनकम। सेक्शन 165 डील करता है अगर ओनली पार्ट ऑफ ट्रस्ट जो है उसकी इनकम चार्जेबल होगी बेनिफिशियरी के हाथ में, टैक्सेबल शेयर इन प्रोपोर्शनेट टू चार्जेबल एज टोटल ट्रस्ट इनकम अप्रोक्सीमेट, जो भी उनका आपस में प्रोपोर्शनेट डिवीजन होगा उसके बेसिस पे। तो सिर्फ क्लैरिफिकेशनरी नोट की तरह है, ठीक है। अब हम देख लेते हैं पॉलिटिकल पार्टी। इन सबसे रिलेटेड आपके इंस्टीट्यूट में कोई भी क्वेश्चन नहीं दिया गया है मॉड्यूल में, तो इनको प्रैक्टिस करने के लिए, क्योंकि इनका थ्योरेटिकल इम्पैक्ट ही है, सिर्फ आपको पता होना चाहिए इनमें क्या डिफरेंस है। किसी भी बड़े क्वेश्चन के अंदर जर्नल स्टेटमेंट की तरह ये नीचे रोटेट करके पूछा जा सकता है। देखो मोटा मोटा हम कर चुके हैं, अब बहुत ही छोटी छोटी चीज़ें रह गई हैं। सिर्फ और सिर्फ ऐसे सिचुएशन में आप लोगों का पेशेंस और थोड़ा सा और सुन लो थोड़ी देर के लिए और ये सारा कंप्लीट हो जाएगा। सो पॉलिटिकल पार्टीज की अगर हम बात करें तो इसे डील करता है सेक्शन 13A। इसमें ना ये सारे हेड्स की इनकम एग्जाम्प्ट होती है। सिर्फ और सिर्फ क्या है, आप एक पॉलिटिकल पार्टी रजिस्टर होने चाहिए अंडर सेक्शन 29A ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951, ठीक है। अब इनको एग्जाम्पशन मिलती है हाउस प्रॉपर्टी की कोई इनकम हो साफ, कैपिटल गेन की कोई इनकम हो साफ, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज हो साफ, वॉलेंट्री कंट्रीब्यूशन रिसीव हो रहे हो, ठीक है, लेकिन उसके लिए कंडीशंस हैं, राइट, वो भी साफ। मतलब आप कहीं से भी इनकम जनरेट करो, कौन है ये? पॉलिटिकल पार्टी, सब कुछ इनका एग्जाम्प्ट। रजिस्टर्ड कहाँ होनी चाहिए? सेक्शन 29A ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951। अब ये जो वॉलंटरी कंट्रीब्यूशन के लिए कंडीशंस हैं क्या हैं, देखो ये कंडीशंस भी देखो क्या है। इनको बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करना पड़ेगा, ठीक है जी, तभी जो है एओ को पता चलेगा कि अच्छा क्या क्या इनकम आई है, ठीक है। फिर इनको मेंटेन करना पड़ेगा रिकॉर्ड ऑफ ईच वॉलंटरी कंट्रीब्यूशन, हर वॉलंटरी कंट्रीब्यूशन का इनके पास रिकॉर्ड होना चाहिए। किसको छोड़ के? इलेक्ट्रॉल बॉन्ड्स को, ठीक है। यहाँ अब मैं इसको डिस्कस नहीं करूंगी, बहुत टाइम कंज्यूम हो जाएगा, लेक्चर ऑलरेडी लंबा हो गया। अगर इसके बारे में और जानना चाहते हो इलेक्ट्रॉल बॉन्ड्स, क्योंकि काफ़ी हॉट टॉपिक रहा है पीछे, तो मैं इसकी सेपरेट वैसे वीडियो डाल दूंगी, राइट। अब यहाँ पे जो वॉलंटरी कंट्रीब्यूशन है, जो भी 20,000 से ऊपर का होगा उसका आपको पूरा रिकॉर्ड रखना। और रिकॉर्ड का मतलब क्या होगा? नाम, एड्रेस, ये सारी डिटेल्स आपको रखनी है, ठीक है। फिर इसका ऑडिट आपको सीए से कराना होगा, वो कंफर्म करेगा कि भाई ये जो कुछ इसने रिकॉर्ड्स रखे हैं अप टू डेट हैं, सही हैं, प्रॉपर हैं। और कोई भी डोनेशन 2000 से ऊपर की आप कैश में नहीं पकड़ोगे, अदर देन करके हमेशा लिखा होता है ना, तो अदरवाइज देन एनी ऑनलाइन जो भी मोड्स होते हैं इसके अलावा, इसका मतलब कौन सा मोड हो गया? कैश या कैश इक्विवेलेंट, अगर आपने पकड़ा है उसे तो फिर 2000 से ऊपर का नहीं ले सकते आप, ठीक है। और आपको अपनी रिपोर्ट सबमिट करनी पड़ेगी 29C। सो 29C3 में ऑफ अ रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 फर्निश करोगे। रिटर्न ऑफ इनकम कहाँ? रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट नहीं मैम, इनकम टैक्स की बात हो रही है ना, तो यहाँ हम इनकम टैक्स में करेंगे 139(4)B। क्लियर है? सो ये बेसिक कंडीशंस अगर आप फुलफिल करते हो फॉर योर वॉलेंटरी कॉन्ट्रीब्यूशन, तो ये भी पूरी तरीके से एग्जाम। देखो इसमें हमने कहीं पे भी आपने कहाँ एक्सपेंड किया, एप्लीकेशन क्या है, वो कंडीशंस नहीं लगाई। हमने सिर्फ क्या कहा? रिकॉर्ड्स मेंटेन करो, बुक्स मेंटेन करो, ऑडिट कराओ और 20,000 से ऊपर का नाम वगैरह डिटेल्स रखो। इसे नीचे की रखने की जरूरत नहीं है। और कोई भी डोनेशन कैश में अगर आप 2000 से ऊपर लगते हो तो फिर वो भी यहाँ पे एक्सेप्ट नहीं होंगी, ठीक है। सबमिट रिपोर्ट किस में करनी है? 29A में ये रजिस्टर्ड होती हैं, ठीक है, लेकिन 29C3 में इसका आपको ये सबमिट करनी होगी रिपोर्ट रिटर्न, ठीक है। और 139(4)B में आपकी इसकी रिटर्न ऑफ इनकम फर्निश करनी होगी, ठीक है। अब पॉलिटिकल पार्टी क्या है, इसको कैसे डिफाइन किया है? तो जो भी रजिस्टर्ड अंडर 29A ऑफ दिस एक्ट है उसको हम पॉलिटिकल पार्टी कहेंगे। इनकम टैक्स ने यहाँ कोई पंगा नहीं लिया कह रहा है ये तो हमारे गुरु हैं, इनके साथ हम कोई पंगा नहीं ले सकते, ठीक है। अब इलेक्ट्रॉल बॉन्ड्स क्या होते हैं, ठीक है, तो बॉन्ड्स जो इशू किए हैं किसी भी शेड्यूल्ड बैंक ने सेंट्रल गवर्नमेंट की नोटिफाइड स्कीम के तहत, उसको हम क्या बोलेंगे यहाँ पे? इलेक्ट्रॉल बॉन्ड। मीन्स कोई भी शेड्यूल्ड बैंक सेंट्रल गवर्नमेंट की नोटिफाइड स्कीम के तहत
अगर कोई बॉन्ड इशू करेगा तो वो इलेक्ट्रॉल बॉन्ड्स होंगे, ठीक है। यहाँ पे हमने जब किया था तो यहाँ पे हमने क्या कहा था, अदर देन इलेक्ट्रॉल बॉन्ड्स, तो इसको रिकॉर्ड्स रखने हैं अदर देन इलेक्ट्रॉल बॉन्ड्स, इसके वो रिकॉर्ड नहीं भी रखेगा तो कोई इशू नहीं है, क्लियर है, ये वैसे भी फ्री है। चलिए, दो क्वेश्चन आपके इंस्टीट्यूट के लेवल पे इसमें दिए हुए थे, इन दोनों को यहाँ देख लेते हैं ताकि आपकी थोड़ी सी कंफ्यूजन अगर कोई है तो वो क्लियर हो जाए। तो अगर रेंटल इनकम प्रॉपर्टीज के पास पॉलिटिकल पार्टी के पास आएगी तो क्या होगा मैम, वहाँ देखो हमने 5 ये हेड सारे पढ़े थे, हाउस प्रॉपर्टी की भी इसको फ्री है, कैपिटल गेन की भी, अदर सोर्सेज की भी, वॉलंटरी कॉन्ट्रीब्यूशन भी, यहाँ सैलरी मैम सैलरी का यहाँ से, पीजीबीपी मैम पीजीबीपी का भी यहाँ से करनी है, ठीक है जी। चलो, सो यहाँ पे पॉलिटिकल पार्टी अगर रजिस्टर्ड है और रेंट रिसीव कर रही है पर मंथ फ्रॉम, क्या कोई अमाउंट का कुछ रिस्ट्रिक्शन था वहां, नहीं मैम, तो इसने यहाँ से यहाँ रिस्ट्रिक्ट किया, तो आपको क्या करना होगा, ये हाउस प्रॉपर्टी की एग्जम्प्ट कर देनी होगी अगर कंडीशन सेटिस्फाइड होते हैं इंक्लूडिंग टाइमली रिटर्न। तो कंडीशंस क्या थी, आपको ये सारी कंडीशंस फुलफिल करनी होगी, अगर ये सारी कंडीशंस फुलफिल करते हो तो फिर कोई भी दिक्कत नहीं है, रिकॉर्ड्स मेंटेन रखो और कैश और वो सबका हैंडलिंग जो हो, ठीक है। सो कंडीशन अगर मेट है तो रेंट नॉट इंक्लूडेड इन टोटल इनकम, पूरी तरीके से फ्री फ्री फ्री, कोई कंडीशन नहीं कितना कितना नहीं। चलिए, सेकंड क्वेश्चन में ये कहता है कंप्यूटेशन करो, अगर मिक्स्ड रिसीट हो तो मतलब सिर्फ रेंट से नहीं आ रहा, तो रेंट आ रहा है, इंटरेस्ट आ रहा है, कंट्रीब्यूशन आ रहा है विद मिसिंग डोनर्स आइडेंटिटी, डोनर की आइडेंटिटी नहीं है। अभी मैंने क्या कहा था कि अगर किसी भी तरीके की आपको वॉलंटरी कंट्रीब्यूशन आ रही है अदर देन इलेक्ट्रॉल बॉन्ड, तो 20,000 से ऊपर के आपको नाम एड्रेस रखने होंगे और 2,000 से ऊपर का कैश नहीं पकड़ सकते। तो यहाँ पे क्या है, मिसिंग डोनर्स आइडेंटिटी, इलेक्ट्रॉल बॉन्ड्स तो ये तो हो जाएंगे है ना, कैश कंट्रीब्यूशन 2,000 से ऊपर नॉट अलाउड, इज ग्रेटर देन द लिमिट, और कैफेटेरिया प्रॉफिट, कैफेटेरिया प्रॉफिट मतलब पीजीबीपी का प्रॉफिट है। सो आप इसको कैसे ट्रीट करोगे, ये क्वेश्चन है आपके इंस्टीट्यूट का 17 नंबर क्वेश्चन है, वहां पे पूरे डिटेल में होगा, मैंने यहाँ सिर्फ एब्स्ट्रैक्ट लगाया है। तो इसमें क्या करेंगे, हाउस प्रॉपर्टी अदर सोर्स वॉलंटरी कॉन्ट्रीब्यूशन ओनली इफ कंडीशन सेटिस्फाई, वो तो ओके हो जाएगा, ठीक है। कैश डोनेशन 2,000 से ऊपर की वॉयलेट करती हैं तो यहाँ एग्जाम्पशन नहीं मिलेगी, ठीक है। और कैफेटेरिया प्रॉफिट कवर्ड ही नहीं हुआ एग्जाम्प्ट हेड में, है ना, क्योंकि वहां हमने पीजीबीपी की तो बात ही नहीं करी, तो ये टैक्सेबल होंगे एज अ नॉर्मल प्रोविजन, क्लियर है जी। चलिए, अब इलेक्ट्रॉल ट्रस्ट, अभी हमने क्या पढ़ा था, इलेक्ट्रॉल बॉन्ड्स, और इलेक्ट्रॉल बॉन्ड्स क्या थे, जो किसी भी शेड्यूल बैंक ने सेंट्रल गवर्नमेंट की नोटिफाइड स्कीम के तहत अगर इशू किए। अब हम बात करते हैं इलेक्ट्रॉल ट्रस्ट की, ठीक है। तो सेक्शन 13B कैसे कैसे कंप्यूटेशन होगा, 17C रूल बताएगा इलेक्ट्रॉल स्कीम के तहत, और वो कब बनी है, 2013, ठीक है। सो इलेक्ट्रॉल ट्रस्ट स्कीम 2013 में जो सेक्शन 13B अलॉन्ग विद द रूल 17CA, ये सारा मैंने एक जगह जॉट डाउन कर दिया, बस इतना ही आपको सम अप की तरह पता होना चाहिए। सो कोई भी वॉलेंट्री कंट्रीब्यूशन अगर रिसीव होती है बाय एन अप्रूव्ड इलेक्ट्रॉल ट्रस्ट, तो उसे हम ट्रीट करेंगे एज इनकम अंडर सेक्शन 224, ये इस डेफिनेशन में आ जाएगा। इसको एग्जाम्शन कब मिलेगी, 13B बात करेगा एग्जाम्शन की, तो कोई भी वॉलेंट्री कंट्रीब्यूशन जो रिसीव करेगा, ठीक है, इफ डिस्ट्रीब्यूट टू रजिस्टर्ड पॉलिटिकल पार्टी, कहाँ रजिस्टर होनी चाहिए, 29A में, ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर 95% ऑफ द एग्रीगेट डोनेशंस, और जो भी उसने पीछे से ब्रॉट फॉरवर्ड सरप्लसेस है, एंड इट फंक्शंस इन अकॉर्डेंस विद द सेंट्रल गवर्नमेंट रूल्स, सेंट्रल गवर्नमेंट रूल्स, और रूल्स कहाँ स्पेसिफाइड हैं, 17CA में, ये आपको पढ़ने की खास जरूरत नहीं है, यहाँ पे ये रूल्स क्या है, ठीक है। आपको सिर्फ बेसिक फंडा क्या पता होना चाहिए कि इसे एग्जाम्पशन मिल जाएगी। कोई भी वॉलेंट्री कंट्रीब्यूशन जो अप्रूव्ड इलेक्ट्रॉल ट्रस्ट को रिसीव होती है वो इनकम है अंडर सेक्शन 224, लेकिन इसकी एग्जाम्पशन मिलेगी 13B में अगर वो इलेक्ट्रॉल ट्रस्ट जो भी वॉलेंट्री कंट्रीब्यूशन रिसीव कर रहा है उसका 95% एग्रीगेट का मतलब किसी एक को नहीं, सबको मिल मिला के 95% जो डोनेशन है उसकी या फिर ब्रॉड फॉरवर्ड सरप्लसेस हैं वो डिस्ट्रीब्यूट कर देता है किसमें, रजिस्टर्ड पॉलिटिकल पार्टीज में। मींस पहले वो रिसीव कर रहा है, इलेक्ट्रॉल ट्रस्ट पे लोग आ रहे हैं A, B, C और डोनेशंस दे दे के जा रहे हैं। अब वो ट्रस्ट जितना उसके पास पैसा है उसका 95% डिपेंडिंग अपॉन कि वो किसको देना चाहता है, उसने क्या किया, आगे फर्दर मूव कर दिया किसको, वो पॉलिटिकल पार्टीज जो रजिस्टर्ड हैं कहाँ पे, अंडर दिस RPA एक्ट, है ना, और सेक्शन 29A, तो फिर वहां पे उसने दे दिया। अब यहाँ पे
कंडीशन ये है कि ये जो फंक्शन करेगा ना, ये सेंट्रल गवर्नमेंट के रूल के तहत फंक्शन करेगा, इलेक्टोरल ट्रस्ट। सो अगर आप लोगों को याद हो तो पीछे ये बहुत पंगे हमने देखे हैं। मान लो ये इलेक्टोरल ट्रस्ट है, यहाँ पर टाटा से भी कुछ डोनेशंस आती हैं, रिलायंस से भी कुछ डोनेशन आती हैं, यहाँ बिरला से भी कुछ डोनेशन आ रही है, इसके पास इकट्ठी हो गई, ठीक है। अब इसने यहाँ आम आदमी पार्टी को कुछ फंड दे दिया, ठीक है, यहाँ पे इसने बीजेपी को दे दिया, यहाँ पे कांग्रेस को दे दिया, और जो लोकल स्टेट गवर्नमेंट्स हैं क्या उन पॉलिटिकल पार्टीज को भी, हाँ यहाँ कुछ मेंशन नहीं है सेंट्रल लेवल की होगी स्टेट लेवल की होगी, सिर्फ वो रजिस्टर्ड होनी चाहिए अंडर सेक्शन 29A, ठीक है। तो ये सब अगर रजिस्टर्ड इन सबको दे दिया, अब यहाँ पे इसे एग्जम्पशन मिल जाएगी इनकम की टू द एक्सटेंट कि इसको यहाँ पे जितनी भी रिसीट आई इसकी 95% और मोर एग्रीगेट में टोटल मिला के इसको आगे देना है, ठीक है जी। 17CA जो रूल है वो क्या कहता है, फंक्शन कंप्लायंस फ्रेमवर्क। तो यहाँ पे परमोटेड कंट्रीब्यूटर्स कौन से होंगे, कौन कौन लोग हैं जो कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, कोई इंडियन सिटीजन कर सकता है, मैं कर सकती हूँ, आप कर सकते हो, ठीक है। इंडियन कंपनीज कर सकती, टाटा कर सकती, रिलायंस कर सकती, बजाज कर सकती है, रेजिडेंट फर्म्स कर सकती हैं, कोई CA फर्म हो, कोई या फिर लॉ फर्म हो, वो लोग कर सकते हैं, कोई HUF कर सकती, AOP कर सकती है, BOI कर सकती है। मैम इसने तो सब लोग इंक्लूड कर दिए, नहीं नहीं अभी बचे हैं, ठीक है। अब ये जो भी ये इसको ये सब मेंटेन करना है, सारी डिटेल्स मेंटेन करनी है। और आप लोगों को पीछे पता हो तो इलेक्टोरल बॉन्ड किस किस के नाम के भरे गए थे, उससे डिटेल्स मांगी गई थी, तो उनके पास ये सारी डिटेल थी, बट कोई भी डिटेल उन्होंने नहीं दिखाई, उन्होंने मना कर दिया प्राइवेसी के तहत। लेकिन उन्होंने नेम, एड्रेस, पैन, पासपोर्ट, अमाउंट, मोड, बैंक डिटेल्स, ट्रस्ट का पैन है, अप्रूवल डिटेल्स है, सब कुछ लेके रखा था, ठीक है जी। अब इसमें प्रोहिबिटेड कॉन्ट्रीब्यूशंस कौन सी होंगी, किन किन कॉन्ट्रीब्यूशंस को यहाँ पे माना नहीं जाएगा एज इन, तो वो है कोई भी नॉन सिटीजन कुछ करता है कंट्रीब्यूशन, कोई फॉरेन एंटिटी करती है, कोई अदर इलेक्ट्रल ट्रस्ट दूसरे इलेक्ट्रल ट्रस्ट को कुछ दे रहा है, कोई गवर्नमेंट कंपनी दे रही है, या कोई फॉरेन सोर्स से आ रहा है, तो ये सोर्सेज एक्सेप्टेबल नहीं है। एक्सेप्टेबल सोर्सेज कौन कौन से हैं, कौन कौन लोग हैं जो इसमें कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, इंडियन सिटीजन ऑफ इंडिया, ठीक है, इंडियन कंपनीज, रेजिडेंट फर्म्स, HUFs, AOP, BOIs, ठीक है। लेकिन अगर मैं बात करूं तो नॉन रेजिडेंट नहीं कर सकता, फॉरेन एंटिटीज नहीं कर सकती, अदर इलेक्ट्रल ट्रस्ट टू इलेक्ट्रल ट्रस्ट नहीं कर सकता, ये पीछे भी देखा था मैम हमने, ट्रस्ट टू ट्रस्ट में भी प्रॉब्लम आ रही थी। गवर्नमेंट कंपनीज नहीं कर सकती, ठीक है, क्योंकि फिर वो डायरेक्टली सेंट्रल गवर्नमेंट का कंट्रोल हो जाएगा, गवर्नमेंट कंपनी होगी तो जो भी उस वक्त सेंटर में होगा वो कंट्रोल करने की कोशिश का, कोई फॉरेन सोर्स नहीं होगा। सबका रीजन क्या है कि डायरेक्टली वो लोग पॉलिटिकल पार्टीज को डोनेशंस दे रहे हैं, तो अगर इतना कंट्रोल फॉरेन एंटिटीज के पास या बाहर के लोगों के पास होगा तो फिर वो कहीं ना कहीं हमारी पॉलिटिकल पार्टीज को कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे और वो इंडिपेंडेंट वाला फीलिंग नहीं आएगा, है ना। सो इसलिए इन सब लोगों को इसने यहाँ से एक्सक्लूड रखा है। किसको रखा है, सिर्फ हम और हमारे लोग। चलिए, मोड ऑफ रिस्ट्रिक्शन क्या है, ओनली अकाउंट पे ही चेक्स, ड्राफ्ट, इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर, कोई कैश नहीं दिया जाएगा, ठीक है। पैन और पासपोर्ट की बात करें तो पैन जब रेजिडेंट की बात है, पासपोर्ट जब नॉन रेजिडेंट सिटीजन की बात है, क्योंकि इसने इंडिविजुअल जो थे सिटीजन ऑफ इंडिया को कवर किया है, ठीक है। तो यहाँ पे जो नॉन रेजिडेंट सिटीजन्स हैं उस केस में पासपोर्ट्स की बात की है। एलिजिबल पॉलिटिकल पार्टी कौन सी हो सकती है, जो इस सेक्शन के अंडर रजिस्टर्ड है, सिर्फ और सिर्फ वो, ठीक है। जो एडमिन के एक्सपेंसेस है उसको लेके इसने कैप लगाया है कि ये जो इलेक्ट्रल ट्रस्ट है इसमें एडमिन एक्सपेंस क्या हो सकता है, तो 5% सब्जेक्ट टू अ मैक्सिमम ऑफ 5 लाख फर्स्ट ईयर, ठीक है। 5% सब्जेक्ट टू मैक्स ऑफ 5% कर सकते हैं, ये जितना भी इनका टोटल होगा, बट मैक्सिमम कितना कर सकते हैं, 5 लाख। अगले उसमें जाकर के 3 lakhs का कर दिया, और बैलेंस को इन्हें क्या करना होगा, डिस्ट्रीब्यूट करना होगा बिफोर 31 मार्च, मतलब इस साल में जितना भी रिसीव हुआ 31 मार्च तक वो 95% डिस्ट्रीब्यूट हो जाना चाहिए, ठीक है। तो ही ये सारा का सारा इनका एग्जाम्प्ट होगा, अदरवाइज क्या होगा, ये इनकी इनकम मान के टैक्स हो जाएगी, ठीक है। और इससे रिलेटेड आपको ऑडिट रिपोर्टिंग वगैरह जो होगी वो फॉर्म 10BC में करना पड़ेगा बाय द ड्यू डेट, और एनुअल सर्टिफाइड लिस्ट जो होगी, जो भी सर्टिफाइड लिस्ट निकलेगी कौन कौन लोग थे, प्लस शेयर होल्डर्स में अगर कोई चेंज हुआ है तो ये इंटीमेशन करनी होगी विद इन 30 डेज, ये 17CA रूल बोलता है, ठीक है, ताकि इसकी कंप्लायंस कराई जा सके। फिर भी हम देख रहे हैं मैम चैरिटेबल ट्रस्ट और उससे सब तो थोड़ा लिबरल दिख रहा है ना, उतने सख्त रूल नहीं दिख रहे जितने सख्त रूल वहाँ करा रहे थे, ठीक है, क्योंकि ये क्या है, इलेक्ट्रल ट्रस्ट है एंड दिस इज फंडिंग दी पॉलिटिकल पार्टीज, ओके। चलिए, इलेक्ट्रल ट्रस्ट स्कीम जो है ये 2013 में आई थी,
ठीक है, इसमें ये नोटिफिकेशन है, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, ये एक हमें एक्सप्लेन करता है कि एलिजिबिलिटी क्या होगी कंपनीज की। तो कंपनी जो रजिस्टर होगी अंडर सेक्शन 25 ऑफ द कंपनीज एक्ट 1956 पहले की बात है, या फिर अब अगर हम बात करें तो सेक्शन 8 ऑफ एक्ट 2013, दोनों बराबरी हैं, ये सेटिस्फाई करे। रजिस्टर्ड ऑन और आफ्टर 1/4/2012, नेम इंक्लूड करे ये फेज इलेक्ट्रॉल ट्रस्ट, ठीक है। और इसका सोल ऑब्जेक्ट क्या होना चाहिए, डिस्ट्रीब्यूट कंट्रीब्यूशन टू पॉलिटिकल पार्टीज, बस इसी एम से बना होना चाहिए ट्रस्ट, ठीक है। और इसके पास पैन जरूर होना चाहिए। तो फिर यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है कि आप अपने आप को स्कीम के तहत रजिस्टर करो। सो आप सेक्शन 25 या आज की बात करें कंपनीज एक्ट की तो सेक्शन 8 की कंपनी होनी चाहिए, ठीक है। आप रजिस्टर हो ऑन और आफ्टर 2012 के बाद, क्योंकि ये 2013 में बना है, ठीक है। आपके नेम के साथ ये फ्रेज एडेड होना चाहिए इलेक्ट्रॉल ट्रस्ट, और आपका सोल ऑब्जेक्टिव होना चाहिए कि आप सिर्फ और सिर्फ पॉलिटिकल पार्टीज को ही कंट्रीब्यूशन डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए आए हो, ठीक है। आपके पास पैन होना चाहिए। अप्रूवल की वैलिडिटी क्या है, आप वैलिड होगे फॉर द असेसमेंट ईयर रेलेवेंट टू द फाइनेंशियल ईयर जिसमें आपने एप्लीकेशन दी, फर्दर पीरियड नॉट एक्सीडिंग 3 असेसमेंट ईयर, 3 साल के लिए आपको ये वैलिडिटी मिलती है। रिन्यूअल जो होगा अप्लाई करेंगे आप फॉर द फाइनेंशियल ईयर इमीडिएटली प्रीसीडिंग द लास्ट असेसमेंट ईयर फॉर ओरिजिनल अप्रूवल और प्रोसेस सिमिलरली, ठीक है। 2 साल बाद कर दो अप्लाई भाई, थर्ड जो ईयर चल रहा होगा उसमें आपकी एप्लीकेशन चली जानी चाहिए। आपको विड्रॉ कब कर सकते हैं आपका जो ये अप्रूवल है, तो सीबीडीटी में विड्रॉ अप्रूवल इफ एक्टिविटी सी इज नॉट जेन्युइन नॉट इन अकॉर्डेंस विद द स्कीम। सेंट्रल गवर्नमेंट का कंट्रोल है, सेंट्रल गवर्नमेंट के हिसाब से अगर आप नहीं चल रहे होगे तो सीबीडीटी कभी भी आकर के आपका अप्रूवल कैंसिल कर सकती है, लेकिन उससे पहले वो आपको अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड देगा, है ना, कि बताओ भाई हम आपका रजिस्ट्रेशन क्यों ना कैंसिल करें, तो वो बताएगा, फिर आप रीजन दोगे, वो सब रिकॉर्ड करेगा, और फिर जो ऑर्डर होगा वो देगा, उसकी एक कॉपी एओ को भेजेगा, सीआईटी को भेजेगा, डीआईटी को भेजेगा, जो भी एप्लीकेबल पर्सन है यहाँ पे, कंसर्न पर्सन, ठीक है। अब आ जाते हैं हम सिक्योरिटाइजेशन ट्रस्ट या इन्वेस्टर्स। ये है 115 टीसीए, सेक्शन 1023 डी ए, और टीडीएस में यहाँ पे 194 एलबीसी सेक्शन अप्लाई होते हैं। मैंने सारे समराइज करके यहाँ टॉप में ही लिख दिए ताकि आप लोगों को जिसको भी देखना हो फटाफट यहाँ से देख लो कि कौन सा सेक्शन था, कौन सा टीडीएस का था और कौन सा इस पे एग्जाम्पशन का था, ठीक है, ताकि डिटेल में लिखो। अब सिक्योरिटाइजेशन ट्रस्ट क्या समझते हो, देखो आप लोगों ने सुना होगा, कई बार हम सुनते हैं ना एसबीआई है, एचडीएफसी है, वो होम लोन्स दे रहे हैं वगैरह। तो एक पॉइंट होता है कि वो होम लोन दिए जा रहे हैं, दिए जा रहे हैं, दिए जा रहे हैं, अरे भाई उनके पास इतना पैसा कहाँ से आ रहा है, उनको पैसा भी तो चाहिए। तो अब से इट बी कि अगर एसबीआई होम लोन दे रहा है, उसके पास 30,000 करोड़ रुपए थे, ठीक है, उसने होम लोन दे दिया, अब क्या करे, अब यहाँ इतने लोगों को दे दिया, अब खाली बैठे जब तक उसके पास दोबारा फंडिंग आएगी, खाली बैठ जाए, क्योंकि ये तो इतने लंबे लंबे होते हैं, 20-20 25-25 साल के चल रहे होंगे, तो अब इसका कैपिटल सारा का सारा यहाँ फ्रीज हो गया। तो अब एसबीआई क्या करेगा, तो ये क्या करता है, ये जो फंड होता है ना, इस फंड को एक ट्रस्ट में डाल देता है। ये जो फंड होता है, जितने भी ये इसने लोन्स दिए ना, इसको एक ट्रस्ट में डाल देता है, और इस ट्रस्ट को जैसे मान लो 30,000 करोड़ का इसने ये ट्रस्ट बना दिया, इस ट्रस्ट के ना ये पीटीसीज निकालता है, ठीक है। इन पीटीसीज को ये इशू करता है, और जो भी इन्वेस्टर्स हैं, इन्वेस्टर्स कौन से हो सकते हैं, कोई भी म्यूचुअल फंड्स हो सकते हैं, एलआईसी हो सकती है, ये क्या करते हैं, इस पीटीसी को खरीदते हैं। तो इसे खरीदने के लिए फिर ये पैसे दे देते हैं, यहाँ रिफिलिंग हो जाती है, ठीक है। और अब यहाँ पे ये लोग इस इनकम के लिए वेट कर रहे होते हैं। अब क्या होता है, जिसको होम लोन दिया है वो अपनी ईएमआई किसको दे रहा होता है, एसबीआई। एसबीआई कहाँ डालता है, इस ट्रस्ट में, और ये ट्रस्ट इनडायरेक्टली किसको इनकम दे रहा होता है, टू द इन्वेस्टर। सो ये जो ट्रस्ट बनाता है इसको हम बोलते हैं सिक्योरिटाइजेशन ट्रस्ट। होपफुली आपको इतने से एग्जाम्पल से ये समझ में आ गया हो। ये सभी लोग कर रहे हैं, एचडीएफसी बैंक की बात करो तो वहां पे भी दिखता है, ठीक है। सो ये बेसिकली क्या है, एसपीवी, स्पेशल पर्पस डिस्टिंक्ट एंटिटी, और इसको कौन रेगुलेट करता होगा, आरबीआई, ठीक है। तो आरबीआई इसे रेगुलेट कर रहा होता है। ये ट्रस्ट सेटअप होता है बाय सिक्योरिटाइजेशन और रिकंस्ट्रक्शन कंपनी फुलफिलिंग द प्रिस्क्राइब कंडीशंस। क्या क्या होंगी, तो यहाँ पे पीटीसी, इनकम ऑफ सिक्योरिटाइजेशन ट्रस्ट फ्रॉम सिक्योरिटाइजेशन एक्टिविटी एग्जम्प्ट होती है अंडर दिस सेक्शन, ठीक है, टैक्स की वजह नहीं है। इनकम टू इन्वेस्टर जो होगी, इनकम जो इन्वेस्टर किसको, यहाँ पे जो मैंने बताया कि यहाँ इन्वेस्ट कौन करेगा, एलआईसी हो सकती है इन्वेस्टी, है ना, या कोई म्यूचुअल फंड हो सकता है इस पीटीसी को खरीदने वाला। तो ये जो एलआईसी या म्यूचुअल फंड्स हैं, इनकी जो इनकम होगी टैक्सेबल होगी एज इफ इन्वेस्टर डायरेक्टली इन्वेस्टेड इन द अंडरटेकिंग एसेट, ठीक है।
नेचर और प्रोपोर्शन ऑफ इनकम डिस्ट्रीब्यूटेड रिटेन द सेम नेचर और प्रोपोर्शन एज इन ट्रस्ट, ये सेम रहेगा, इसमें कोई चेंज नहीं है। डीम्ड क्रेडिट ऑन फर्स्ट डे ऑफ प्रीवियस ईयर इफ नॉट पेड क्रेडिटेड, डीम्ड मान लिया जाएगा कि रिसीव हो गया है। ट्रस्ट मस्ट फर्निश स्टेटमेंट टू इन्वेस्टर्स एंड प्रिस्क्राइब अथॉरिटी इन प्रिस्क्राइब फॉर्म एंड टाइम। इस सब में ना जो भी ये जितने भी ट्रस्ट और सब कुछ है, जो भी इस एलिजिबिलिटी के लिए आएंगे, उन सबको अपनी रिटर्न जो होगी ये टाइमली फर्निश करनी होगी, ठीक है। टीडीएस प्रोविजंस अप्लाई होंगे ऑन इनकम पेबल बाय सिक्योरिटाइजेशन ट्रस्ट टू इन्वेस्टर्स, वहां टीडीएस की पेमेंट होगी और वहां सेक्शन कौन सा लगेगा, 194 LBC। यहां तक सबको समझ में आया, ठीक है। अब ये हमारा लास्ट टॉपिक है, सो इसे समझो, बिजनेस ट्रस्ट ये क्या होते हैं। इसमें जो यूनिट होल्डर्स हैं उनकी इनकम कब टैक्स होगी, होगी या नहीं होगी, सेक्शन 115 यूएई क्या बात करता है, ठीक है। और साथ में सेक्शन 1023 FC क्या है, 23 FCA क्या है, 23 FD क्या है, और सेक्शन 56 टू 12 क्या कहता है, ठीक है। इन सब के कॉम्बिनेशन के साथ हम एक बार इसे रीड करेंगे, उससे पहले आप एक एग्जाम्पल समझ लो, ठीक है। मान लो, आप सबसे पहले समझो बिजनेस ट्रस्ट क्या होती है। मान लो कोई बिजनेस एसेट है, ठीक है, ये बिजनेस एसेट क्या है, कोई बिल्डिंग है। हुँ? अब इस बिल्डिंग को रेंट पे चढ़ा के, जिसकी भी ये बिल्डिंग है वो यहाँ से इनकम जनरेट कर रहा है, ठीक है। अब कंपनी जो है इसको टीसीएस को दे रही है, इन्फोसिस को दे रही है, वो लोग बड़ा बड़ा रेंट देते हैं, लेकिन ये बिल्डिंग तो बन गई। अब कंपनी को और फ्रेश इन्वेस्टमेंट चाहिए कि नहीं चाहिए, पैसा चाहिए, उसका पैसा यहाँ लग गया, बिल्डिंग वो बेच नहीं पा रही क्योंकि उसने इसे रेंट पे चढ़ा रखा है। बट रेंट से जो इनकम आ रही है, क्या वो इतनी ज़्यादा हो सकती है कि वो एक और बिल्डिंग खड़ी कर ले, नहीं। तो अब ये क्या करते हैं, इनको अभी एक और बिल्डिंग बनानी है, क्योंकि अगर यही इनका बिजनेस है तो अब इन्हें पैसा चाहिए, तो अब ये क्या करें, कैसे ले, तो ये क्या करते हैं, ये जो भी फ्रेश अमाउंट इनको चाहिए इसके लिए, इनको प्रोजेक्ट के लिए, तो इसके लिए क्या कंपनी करती है, कंपनी एक ट्रस्ट बनाती है जिसका नाम क्या रखती है, वो बिजनेस ट्रस्ट, ठीक है। और ये बेसिकली क्योंकि रियल एस्टेट से रिलेटेड है, तो ये रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट कहलाते हैं, और शॉर्ट में हम इसे क्या बोलते हैं, REIT। क्लियर है, ठीक है। तो रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट होते हैं। अब इसने ये ट्रस्ट जो बनाया, ये क्या करता है, अब वो जो बिल्डिंग है वो इस ट्रस्ट को दे देता है, ठीक है। और ये जो ट्रस्ट होता है, ये यहाँ पे कुछ यूनिट्स जो होती हैं, जब आप जैसे होते हैं ना यूनिट्स ऑफ म्यूचुअल फंड, सॉरी, तो ऐसे इसी ट्रस्ट की कुछ यूनिट्स जो होती हैं ना, उसको इशू करता है। और जो इन्वेस्टर है, अब वो यूनिट्स को खरीदता है। वो इन्वेस्टमेंट को हो सकता है, कोई पब्लिक हो सकती है, आम जनता हो सकती है, ठीक है, या कोई एक मोटा इन्वेस्टर हो सकता है, म्यूचुअल फंड हो सकती है, कोई भी हो सकता है जो इसके अंदर इन्वेस्ट कर रहा है। अब उसने क्या लिया है, यहाँ पे यूनिट्स ली है, राइट। ये अभी सारी सिचुएशन याद रखना। तो जो ओरिजिनल बिजनेस है, उसकी जो बिल्डिंग है, उसने ट्रस्ट में डाल दी। उस ट्रस्ट ने यहाँ पे कुछ यूनिट्स इशू की, उस यूनिट्स को खरीद कौन रहा है, पब्लिक और इन्वेस्टर्स, ठीक है। अब क्या हो रहा है, कंपनी जब कोई रेंट पे कर रही है, तो ये रेंट कहाँ जा रहा है, इस ट्रस्ट के पास, ठीक है। अब ये ट्रस्ट कहाँ डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है, यहाँ दे रहा है जो भी इसके इन्वेस्टर्स हैं, ठीक है। सो जो ट्रस्ट है उसके ऊपर कितनी टैक्स लायबिलिटी आएगी, क्योंकि वो अब रिसीव तो कर रहा है, क्योंकि फर्स्ट पार्टी जिसके साथ रेंट एग्रीमेंट है वो तो ये बिल्डिंग ही है ना, ठीक है। सो यहाँ पे रिसीव तो वो कर रहा है, लेकिन आगे वो किसको दे रहा है, टू दी इन्वेस्टर्स, ठीक है। अब ये सारा का सारा सेक्शन ना इसी के इर्द गिर्द घूमता है और इसी की क्लैरिटी देता है। अब ध्यान से सुनो, पास थ्रू इनकम एट बिजनेस ट्रस्ट लेवल, तो इनकम को पास थ्रू कर रहा है टू द इन्वेस्टर, कौन, दिस ट्रस्ट। तो कैसे इसकी हैंडलिंग होगी, तो सेक्शन 1023 FC जो डील करता है, वो करता है एग्जम्प्ट कर देता है इनकम ऑफ बिजनेस ट्रस्ट। क्यों किया इसने, क्योंकि बिजनेस ट्रस्ट ने रेंट रिसीव तो किया, लेकिन वो उसको क्या कर रहा है, पास थ्रू कर रहा है, वो अपने पास तो रख नहीं रहा, तो उसको इनकम हो रही है क्या, नहीं। तो बेसिकली अगर हम टैक्स करेंगे तो हम बेवकूफ है ना, हाँ। सो इसलिए 1023 FC में उसको कह के एग्जम्प्ट करा दिया है, बाय वे ऑफ इंटरेस्ट डिविडेंड रिसीव्ड फ्रॉम SPV गिविंग पास थ्रू करेक्टर। क्लियर है, चलिए। अब SPV का यहाँ मीनिंग क्या है, तो SPV का मतलब होगा कोई भी इंडियन कंपनी जहां पे REIT होल्ड करता है या प्रपोजेस करता है मोर देन 50% ऑफ इक्विटी और इंटरेस्ट, और मीट करता है सारी कंडीशंस होल्डिंग मोर देन 80% ऑफ द एसेट्स डायरेक्टली इन देयर प्रॉपर्टी।
ठीक है, ये एक कंडीशन बस इसके साथ इन्होंने लगवाई है कि एसपीवी हम किसको बोलेंगे, राइट। सेक्शन 1023 एफसीए, ये जो है एफसीए, दिस वाज एफसीए एग्जम्प्ट करता है रीट की रेंटल इनकम फ्रॉम डायरेक्टली ओन्ड रियल एस्टेट, ठीक है, डायरेक्टली ओन्ड रियल एस्टेट एसेट से जो भी रेंटल इनकम आएगी वो इसके हाथ में एग्जम्प्ट हो जाएंगी बाय फैक्ट ऑफ दिस सेक्शन, ठीक है। अब जो यूनिट होल्डर हैं, कौन थे वो लोग, यूनिट होल्डर, दिस पब्लिक एंड दीज इन्वेस्टर्स, ठीक है। अब इनकी कहानी कि इनके साथ क्या होगा, जो तो डिस्ट्रीब्यूटेड इनकम होगी अंडर सेक्शन 115 यूएई, ठीक है, तो यूए जो है ये बताता है टैक्स रेट को, और ये कहता है एमएमआर से टैक्स कर दो भाई, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू सेक्शन 111A एंड 112। सो यहाँ पे जो भी डिस्ट्रीब्यूटेड इनकम होगी जो इसमें रेफर की गई है रिसीव्ड बाय द यूनिट होल्डर इज एग्जम्प्ट अंडर दिस सेक्शन, कौन सा, 10F23FD, पीछे क्या था FC, और उसके बाद क्या था FCA, ठीक है, टू द एक्सटेंट इट डज नॉट कंप्राइज ऑफ स्पेसिफाइड टैक्सेबल कंपोनेंट, ठीक है। अब ये क्या होता है, इसको आपने सिर्फ समझना है, स्पेसिफाइड टैक्सेबल कंपोनेंट क्या होता है। मान लो कि इसने ये जो यूनिट खरीदी है यहाँ इसके लिए 1 लाख रुपए पे किए, ठीक है। सो अब ये जो ट्रस्ट जब इसको पैसे दे रहा होगा तो मान लो पहले साल में इसने 50,000 दिए, तो अभी इसका ओरिजिनल जो इन्वेस्टमेंट थी वही वापस नहीं आई, तो क्या टैक्स कर लूँ, नहीं, तो यहाँ पे ये टैक्स नहीं होगा। अगले साल मान लो इसे 60,000 दिए, तो पहले 50,000 तो उसी की वापस थी इन्वेस्टमेंट, उसके बाद कितना हुआ 10,000, तो अब ये 10,000 एक्स्ट्रा है, ये इनकम, ठीक है। सो यहाँ पे ना आपको एक फॉर्मूला बेस दे रखा है, दैट इज ए मतलब कि जो ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट है वो कितनी थी 1 लाख, बी मतलब जो आपको थोड़ा बहुत फंड आया वापस यानी कि 50,000, ठीक है, सी का मतलब क्या हुआ जो आपको सेकंड या सेकेंडरी टाइम आया है, तो मान लो यहाँ पे आपको कितना है 60,000, अगर ये कुछ बचता है तो उसको हम स्पेसिफाइड सम कहेंगे और वो एमएमआर से टैक्स होगा। टिल दिस इवेंट एमएमआर से टैक्स नहीं होगा, क्योंकि जो कंट्रीब्यूशन उसने किया है, मतलब जो यूनिट खरीदने के लिए उसने पैसे दिए, इन्वेस्टमेंट दिए बेसिकली, अभी तो वही वापस आ रही है, तो उसी के पैसे उसको वापस लौटाने के लिए हम उसे टैक्स नहीं ले सकते। तो बिजनेस ट्रस्ट सेल्फ को कैसे टैक्स करेंगे, तो UA2 सब्जेक्ट टू सेक्शन दीज टू टोटल इनकम ऑफ MMR is of a business trust is taxed at MMR, और इन दोनों वर्चूज की वजह से जो स्पेसिफाइड सम है उसको हम इस तरीके से कैलकुलेट करेंगे एज आई टोल्ड यू, ठीक है, यहाँ पे इसने लिख के बता दिया है। तो दिस इज द वे टू कैलकुलेट एनी इनकम टैक्सेबल फॉर दीज बिजनेस ट्रस्ट, ठीक है। सो आई होप विद दिस आपका पूरा का पूरा जो ट्रस्ट चैप्टर है, ये इतना लंबा चौड़ा चैप्टर ये खत्म हुआ और मैंने कुछ जस्टिफाई किया होगा।